अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के हूँ आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम सलूट पेश करता हूं तमाम माओं को जो इस वक्त क्लास ले रही हैं, बच्चों के साथ क्लास ले रही हैं, क्योंकि जाहिर है हमने देखा कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र जो फैसले किए गए हैं, यानी स्कूल से मुतालिक मैं बात कर रहा हूं, और उसमें जिन स्कूल्स में भी ये फैसला किया गया कि अच्छा वहां पर अब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, उनकी ऑनलाइन क्लास होगी, तो वो बच्चे इस वक्त घरों में बैठ के टैबलेट लैपटॉप फोन के आगे क्लास ले रहे हैं, साथ में मामा भी क्लास ले रहे हैं। एग्जैक्टली। और बेचारी ने ये देखना चेक एंड बैलेंस रखना होगा कि अच्छा देख लूं कहीं चीट तो नहीं कर रहा, फिर साथ साथ क्योंकि जब घर में एक स्कूल लग जाए ना तो माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहरहाल सिर्फ यही एक फैसला नहीं हुआ, और भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस के पेश नजर एनसीओसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में नई पाबंदियां नाफिज कर दी हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि जिन इलाकों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% है, वहां इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। एग्जैक्टली। और आउटडोर तकरीबात की इजाजत है, लेकिन वहां पर 300 अफराद की शिरकत जो है वो उसकी इजाजत दी गई है। तो मुझे तो ये लग रहा है जरिया कल का जो हमारा ओपनर है, कल जो हमने डिस्कशन की थी, रात परसों भी जो की थी, बड़ी वो अहम थी, और शायद वही डिस्कशन को अब हम देख रहे हैं कि ऑन पेपर हमें नजर आ रहा है कि सिचुएशंस भी थी कैसा होना चाहिए। तो जनाब अब एनसीओसी के मुताबिक जिन अजला में कोविड-19 के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जैसा जरिया ने कहा कि 10% से ज्यादा अगर वहां पर पॉजिटिविटी रेशो है, तो वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, जबकि 10% से ज्यादा शराब वाले इलाकों में इंडोर डाइनिंग पर 24 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी का इतलाक हो। 2-3 दिन है, जाएं खा खू लें, वैसे ना ही जाए तो बेहतर है। तो मार्केट्स यानी बाजार, यहां पर कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, उनको बंद नहीं किया गया, उनकी कोई नई टाइमिंग्स जारी नहीं की गई। और एनसीओसी का इजलास, इसमें यह फैसला भी हुआ कि तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा जो शुभ आप ही बात कर रहे थे ना कि 2 दिन है, जाकर खा पी लें, मैं यही कहूंगी कि अगर हम लोगों ने इन एसओपीज को फॉलो किया तो अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है ना कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ना तो कारोबार को नुकसान पहुंचे, ना मौशी तौर पर पाकिस्तान को किसी न किसी फिर से एक लॉकडाउन जैसी यूं कह लीजिए कि स्ट्रेटेजी का सामना करना पड़े, तो आप लोग एसओपीज को फॉलो करें, कोऑपरेट करें। जिन रेस्टोरेंट्स में आप लोग जा रहे हैं, अगर आपके पास डाइन आउट की फैसिलिटी है तो आप उसको एंजॉय करें। और अगर यह भी कहा गया है कि अगर आप आउटडोर रहते हुए 300 लोग जो हैं एंटरटेन हो सकते हैं, तो उसका ख्याल रखें। तो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन रज़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे डिस्कशन कर लेते हैं। रज़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बताइएगा, कुछ अहम फैसले तो कर लिए गए, लेकिन हम बिलखुसूस अगर स्कूल्स के हवाले से बात करें तो इस सिचुएशन में कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि एनसीओसी को फौरी तौर पर उठाना होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। देखिए, जो एनसीओसी ने कुछ फैसले किए हैं रिगार्डिंग स्कूल के हवाले से, पहले तो एनसीओसी को अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन की है। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 50% लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं। इसी तरह लाहौर शहर में सिर्फ 64% लोग हैं जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। और इस वक्त जितना भी पूरा पाकिस्तान में तकरीबन 100% टीचर साहिबान जो हैं वो इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। और जो बच्चे हैं 12 साल से ऑनवर्ड उम्र के, वो तकरीबन 84% के करीब वो भी वैक्सीनेटेड हैं। तो ये तो एक एनसीओसी का बहुत बड़ा काम है और वाकई ये अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसकी तरफ लोगों का रुझान मजीद बढ़ाना चाहिए कि लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि बच्चों का पढ़ाई का सिलसिला, कारोबार का निज़ाम, जो हमारा रूटीन की चीज़ें हैं वो सब चलती रहें। जैसे लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, गवर्नमेंट आपको वैक्सीनेशन कराते हैं, जो वैक्सीनेशन बाहर हजारों रुपए की है वो यहाँ आपको फ्री दी जा रही है। तो आप जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो फौरी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि आपके बच्चे स्कूल जा सकें, आपके कारोबार खुले रहे, मुल्क का निजाम चलता रहे। ये बहुत जरूरी है। ठीक सर, मुझे ये बताएगा, ज़ाहिर आप इसको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एसोसिएशन एनसीओसी के इस फैसले की कितनी हिमायत करती है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में जहां पर पॉजिटिविटी रेशो जिन अजला में 10% से ज़्यादा है, वहां पर जिस तरह कहा गया कि बच्चे अब घरों में रहेंगे, ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे, तो हाउ डू यू सी दैट ये फैसला, चूंकि ज़ाहिर पहले हर्ज बहुत हुआ, लेकिन इस वक्त ज़रूरत भी थी कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम की तरफ दोबारा से ले जाएं? देखिए, जो एनसीओसी ने इस दफा फैसला किया है वो बच्चों की फेवर में इसलिए जाता है कि बच्चों को क्लास 7 से क्लास 12 तक तमाम बच्चों को स्कूल आने की अभी भी इजाजत मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपका 10% से ज्यादा भी रेट है, इन्फेक्शियस रेट है, तो आपके बच्चे स्कूल आ सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो मॉन्टेसरी के या प्राइमरी के क्लास 6 तक के लेवल के बच्चे हैं, उनको सेग्रीगेट किया है या उनको स्टैगर्ड
ओपनिंग की है कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे और आधे बच्चे एक दिन आएंगे। इससे ये मामला होगा कि बच्चे स्कूल के साथ इन टच रहेंगे, अपनी स्टडीज को जारी रखेंगे, पढ़ाई का सिलसिला चलता रहेगा। देखा जाए तो जिस हालात हो गए हैं एकदम से, कहीं पे 40% चला गया कोविड, कहीं पे 18% चला गया है, वो तो लोगों की गलतियों से गया है और सजा बच्चों को मिलना शुरू हो गई है। तो सर, इस पर मुझे प्लीज ये भी बताइएगा कि हमें याद है कि जब हम कोविड-19 की वैक्सीन की बात करते हैं तो ये कहा गया कि अगर बच्चे की वैक्सीन नहीं हुई और अगर उसके फैमिली मेंबर की वैक्सीन भी नहीं हुई तो बच्चे को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। सर, कितना चेक एंड बैलेंस इसमें हमने देखा एसोसिएशंस की तरफ से, स्कूल इंतजामिया की तरफ से कि 12 साल से ज्यादा उम्र अगर कोई बच्चा है तो क्या वाकई वो वैक्सीनेटेड है, उसकी फैमिली वैक्सीनेटेड है। एट द सेम टाइम छोटे बच्चे भी हैं, क्या उसके मम्मा पापा वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं? देखिए, इसमें जो 12 साल से ऑनवर्ड बच्चे हैं जो जिनको वैक्सीनेशन के लिए एनसीओसी ने रिकमेंडेशन दी थी, एनसीओसी का अपना डाटा है कि वो 84% बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और जो 16% बच्चे रह गए हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स ने, सर्विंग स्कूल्स ने माजरत की है कि जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे हम आपको स्कूल में नहीं बैठाएंगे, आप क्लास में नहीं आ सकते, आप पढ़ नहीं सकते, अगर आपने पढ़ना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। तो इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल जारी है। देखें, अगर एक बच्चा भी वैक्सीनेटेड नहीं है और क्लास के बाकी बच्चों को अफेक्ट करता है तो ये बहुत बड़ा एक तरह से कह लीजिए रिस्क भी है और दूसरे बच्चों के लिए नुकसानदेह बात भी है। तो इसलिए मैं दोबारा से आऊंगा, दोबारा से छोटे बच्चों की बात करूंगा। मुराद राज साहब ने कहा था कि अगर छोटे बच्चों के भी फैमिली मेंबर्स वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको भी नहीं आने दिया जाएगा स्कूल। अच्छा, इसके बारे में ये गुजारिश है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनका डाटा कलेक्ट करना कि इनके पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है या नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, कुछ के दूसरे शहरों में हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने करवा ली है, कुछ मदर्स को कोई प्रॉब्लम्स हैं। आपको मालूम है कि इसके अंदर फीमेल्स को जिनको प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर ने भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि वो ना करवाएं या कुछ देर के बाद करवा लें या कोई टाइम पीरियड दिया गया है। तो इसमें ये चीज को डाटे को कलेक्ट करना कि छोटे बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों के पेरेंट्स को भी वैक्सीनेशन होना जरूरी है, ये जरा मुश्किल काम है। और इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट बड़ी माजरत सर, लेकिन ये देखें ये एक मिथ है ना कि माओ ने नहीं लगवानी वैक्सीन। अब आप भी ये बात कर रहे हैं, हालांकि अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी उन्होंने वैक्सीन लगवानी है। डॉक्टर्स इस बारे में ये राय दे चुके हैं। और रज़ा रहमान साहब, इसमें ये भी बताइएगा, ये तो हम लोग अभी सिर्फ ये बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान के मामलात को जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट स्कूल्स हैं कि जहां से अब रेजिस्टेंस सामने आना शुरू होगी और बाजों का ऐसा भी किया जाएगा कि उन्होंने स्कूल्स खोले हुए लेकिन चीट किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, जिन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ कोई भी काम किया हुआ है उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। कानून को अपना जो भी कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई बनती है वो हम भी उसको सेकंड करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं और उनकी गवर्नमेंट के साथ हैं। इसमें गुजारिश ये है कि जो 95% स्कूल ऐसे हैं जिनके वालिदैन, जिनके बच्चे और जिनके टीचर्स वैक्सीनेटेड है, मैक्सिमम वैक्सीनेटेड है। जो 4-5% लोग हैं जो नहीं करवाते या गवर्नमेंट ने क्या आपने स्कूल बंद करने हैं वो वहाँ खोल देते हैं, उसके ऊपर इतने बड़ा डिपार्टमेंट मौजूद है एजुकेशन का, उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर जरूरी फौरी कार्रवाई जो है, जो जरूरी कार्रवाई है वो जरूर करें और महकमा एजुकेशन इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले, वो पेरेंट्स जो अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है? रज़ा रहमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि महकमा एजुकेशन जो है वो इसके ऊपर मुतहरिक हो जाए, वो पेरेंट्स जो अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, स्कूल जो है इंतजामिया वो चेक एंड बैलेंस की मतलब एक लिस्ट तैयार रखे और फिर महकमा एजुकेशन के साथ इसमें कोऑपरेटिव हो जाए। Is that so? आपने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि महकमा भी इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे, स्कूल भी इसके ऊपर जो एक्शन ले और वालिदैन से माजरत करे कि जब आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो हम आपके बच्चों को स्कूल में बैठाएंगे। ये बहुत जरूरी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो एनसीओसी के स्टेप्स हैं एंड एट द सेम टाइम ये बड़ी अच्छी सजेशंस इस डिस्कशन में सामने आई कि स्कूल इंतजामिया ये कोशिश करे कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई या फैमिली मेंबर ने नहीं करवाई तो उनको फिर माजरत की जाएगी, ठीक है फिर आप स्कूल ना आइए क्योंकि आपकी वजह से नुकसान होता है दूसरे बच्चों का, उनकी फैमिली का। थैंक यू जी, बढ़ते हैं आगे। और चूंकि बात हम कर रहे हैं एनसीओसी के इजलास की, बात हम कर रहे हैं जो फैसले लिए गए हैं, तो आपको ये भी याद है कि हमने एक बात की थी 2-4 रोज पहले PSL से मुतालिक, सीजन 7 से मुतालिक कि उसमें क्या होना चाहिए। चूंकि हमने कहा था कि फरवरी के मिड में वी आर एक्सपेक्टिंग अ पीक ऑफ दिस 5th वेव, तो फिर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। चूंकि सुपर लीग पाकिस्तान सुपर लीग ये मेला शुरू होने वाला है और ऐसे में एनसीओसी ने अब यह फैसला कर लिया है कि 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी और 25% से ज्यादा लोग दाखिला नहीं ले सकते। तो
कराची के नेशनल स्टेडियम में हर मैच के दौरान 8000 तमाशाई मैच से एंटरटेन हो सकेंगे। ताहम तमाशाइयों की हिफाजत के पेश नजर स्टेडियम में कोरोना से बचाव के सख्त हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने का भी कहा गया है। तो ये बहुत अहम फैसला है जो कि एनसीओसी की तरफ से लिया जा रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो बोर्ड है उनकी तरफ से ये सजेशन सामने आई है। डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि कोविड जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिविटी रेशियो की बात करें तो वो कराची में ही देखने को मिलता है। 35 से 40% पॉजिटिविटी रेशियो। और कराची से मुताबिक तो अभी कहा यह जाना जा रहा है कि हर दूसरे घर में जो है वो खांसी, नज़ला, बुखार, यानी वो सिम्टम्स जिस पर हम बात करते हैं कि कोविड-19 के सिम्टम्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। चलें, ये तो हमने आज की खबरें शेयर की। एक बड़ी खबर उस पर बात कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आथर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। अब से कुछ देर बाद इसकी समाअत होनी है। अदालत ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और सहाफी अंसार अब्बासी को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए आज तलब कर रखा है। अदालत ने इन तमाम चारों मुल्जिमान पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर रखी है। और इसके अलावा राना शमीम ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान की इस मुकदमे में बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती को चैलेंज कर रखा है। और इस दरखास्त पर, जिस तरह मैंने कहा कि अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। तो समाअत का अहवाल यानी उससे पहले का क्या माहौल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, कौन कौन पहुंच चुका है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे इमरान मनसब ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, गुड मॉर्निंग। थोड़ा बताइएगा कितने बजे फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज होना है, कौन कौन पहुंच चुका है, क्या अपडेट्स हैं आज की? जी, ये तकरीबन आज से कुछ देर के बाद समाअत का आगाज मुतवक्को है और अभी तक जो कंटेम्नर्स हैं वो कोर्ट नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह इस केस की समाअत करेंगे, लेकिन इस केस में खास बात यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज हैं राना शमीम, उन्होंने दो मुतफरिक दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अपने एक सीनियर वकील है अब्दुल लतीफ आफरीदी और दूसरे वकील हैं बैरिस्टर सरवर एम शाह के जरिए दो दरखास्तें जो उन्होंने मुतफरिक दरखास्तें अदालत में दायर की हैं। एक दरखास्त जो है वो उसमें तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने से पहले बयान हलफी की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करने की मुतफरिक दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि ये जो हकाइक हैं जिंदगी भर बयान करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन अपनी मरहूमा अहलिया से उन्होंने जो वादा किया था और फैमिली मेंबर्स की अचानक जो अमवात हुई उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि इसको बयान हल्फी की शक्ल में रिकॉर्ड कर लिया जाए। और बयान हल्फी की तशहीर का भी कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसको खुफिया रखा गया, पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड कराया गया। ये और दूसरी दरखास्त जो है उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है इस कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से, उसको उन्होंने चैलेंज किया। उनका ये कहना है कि पहले दिन से ही जो दरखास्तगार हैं उनका इनके खिलाफ जारहाना रवैया है और वो गैर मुतअस्सिब नहीं रहे इस हवाले से। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है नियाजी साहब, वो बेहतर इंतखाब हो सकते हैं और वो इस्लामाबाद के चीफ लॉ अफसर भी हैं, उन्हें जो है उनकी जगह पे तैनात किया जाए। और साबिक चीफ जज का दरखास्त में ये भी कहना है कि ये बात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि बयान हल्फी में जो बयान करदा हकाइक हैं उसकी इंक्वायरी के जरिए तस्दीक कर ली जाए। इंसाफ के असूल की ये भी इंतहाई जरूरी है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जवाबी हल्फनामा भी इंक्वायरी के सामने पेश किया जाए और उन्हें भी इजरा का मौका दिया जाए। जी ठीक, अच्छा इमरान, इसमें ये भी बताइएगा जहां पर साबिक चीफ जस्टिस का भी बयान हल्फी जो सामने आना है, वहां पर आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। और अगर हम अदालती कार्रवाई का या अदालत के अहकामात का हवाला लें तो ये एक संगीन किस्म की शिक है जो कि हम किसी भी मुल्जिम पर आयद होती हुई देखते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, बड़े नाम है, राना शमीम हो, मीर शकील हो, अंसार अब्बासी हो या आमिर गौरी हो, जराए क्या बता रहे हैं, क्या ये मुल्जिमान जिन पर आज फर्द जुर्म आयद होनी है, क्या ये अदालत तक पहुंचेंगे, आज अदालत आने का इरादा रखते हैं, सोर्सेज क्या हैं? देखिए, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो गुज़िश्ता समाअत थी उसमें भी फर्द जुर्म आयद की जानी थी और उस समाअत में जो चीफ एडिटर हैं आमिर गौरी और सहाफ़ी जो हैं अंसार अब्बासी और खुद राना शमीम ये अदालत पहुंचे थे। और चूंकि मीर शकील रहमान जो एडिटर इन चीफ हैं वो इसलिए नहीं पहुंच सके थे कि उनके बारे में बताया गया कि उनकी फैमिली में कोरोना हो गया था तो वो खुद से क्वारंटीना में चले गए हैं।
तो ये कहना तो शायद मुनासिब ना हो कि वो फर्द जुर्म की कार्रवाई है तो वो ना आए। तो पिछली दफा भी वो आए थे, तो यकीनन इस दफा भी उनके आने में कोई ऐसा मुजायका, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती कि वो ना आए। ठीक, अच्छा उसमें ये भी बताइएगा कि दो मुतफरिक दरख्वास्तें हैं जो अब तक की अदालती कार्रवाई रही है, इन दोनों दरख्वास्तों के हवाले से जरा उसकी एविडेंस और उसके दलाइल के हवाले से हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। ये दो दरखास्तें तो राना शमीम की जानिब से कल दायर की गई हैं। इससे पहले आज, जो है आज इस पर समात होनी है, मतलब आज इस पर बात होगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी जो जैसा ज़रियाब ने पूछा इन मुल्जिमान से मुतालिक के उनके आने से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं, तो आमिर गौरी साहब से मुतालिक सुनने में आ रहा है कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने एक दरखास्त भी दायर कर रखी है। तो अगर वो नहीं आते तो क्या कार्रवाई मौखर हो जाएगी? ये तो डिपेंड करता है, जब समाज शुरू होगी तो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला इस दरखास्त के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। जब ये दरखास्त उनके सामने पेश होगी उनके वकील की जानिब से, तभी बेहतर अंदाज में उस वक्त बयान किया जा सकता है। नहीं तो इमरान ये बताइएगा, जो माजी में केसेस रहे हैं कोई सिमिलैरिटी अगर आप किसी केस की मैं मिसाल यहाँ पर कोट कर सकें, जैसे कि 4 लोग इस फर्द जुर्म के उन पर कार्रवाई होनी है आज, अगर कोई एक फरीक नहीं आता, कोई एक मुलजिम नहीं आता, तो क्या कोई ऐसी माजी में मिसाल मिलती है कि कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए और बाकी 3 के हवाले से भी कोई फैसला ना लिया जाए अदालत की जानिब से? देखिए, इस हवाले से मैं अगर आपको डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का एक केस था जिसमें कि अदालत ने जो है वो मेयार मुकर्रर किया तौहीन अदालत का, और जब ये केस शुरू हुआ अंसार अब्बासी की खबर थी 15 नवंबर की, और उसके ठीक चंद दिन के बाद जो है ये समाअत हो गई थी। तो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने ये कहा था कि मैं बड़े हैवी हार्ट से जो है ये तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन चूंकि यहाँ पे अदालत के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनको कंप्रोमाइज करने की बात हुई है, तो इसलिए इस बात को जो है ना जो आसानी से हजम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इमरान साथ रहिएगा, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं इससे मुताल्लिक। जरा बढ़ते हैं आगे और इसी केस से जुड़े एक और राफी की बात कर लेते हैं, चूंकि उनकी आज की स्टोरी भी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे। मैं बात करूं इरफान हाशमी की, एक्स GB CJ's ऑडियो एविडेंस ऑथेंटिक, ये जो स्टोरी है इस पर जरा उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इरफान साहब, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि एक खबर दी थी जिसके मुताबिक राना शमीम ने जो बयान हल्फी है वो मियां नवाज शरीफ के ऑफिस में बैठकर दस्तखत किए थे, तो इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आपके पास हैं, क्या और बात सामने आई है? देखिए, जो पहली खबर थी हमारी 26 दिसंबर की, उसमें ये सब रेवुलेशंस हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। उस वक्त लोगों ने कहा कि अनस्पेसिफाइड एविडेंस, ये एविडेंस की नौयत क्या है, उस वक्त ये सवाल था। हमने इस चीज को मेक श्योर ये किया कि एविडेंसेस का फोरेंसिक और उसकी टाइमिंग और कब हमने रिलीज करना है। मैंने पहले भी कहा था कि इसका फैसला जो है वो हम खुद करेंगे और जब इम्पोर्टेंट होगा इनको रिलीज कर दिया जाएगा। अब फोरेंसिक रिपोर्ट आना बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि जब अगर हम एविडेंसेस, क्योंकि इसका फोरेंसिक हमने पहले ही करा लिया था, लेकिन आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू कंफर्मेशंस, और मुझे जो लीगल इसकी साइड थी उसको देखना था, प्राइवेसी मैटर को देखना था, वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी सिक्योरिटी को देखना था, और क्योंकि उनकी अगर जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे कंसर्न्स पाए गए थे, तो बहुत सारे लीगल पर्सपेक्टिव में और कानूनी जो एंगल से मैं इसके देख रहा था, उसके बाद हमने इसको जरूरी समझा कि अब रिलीज कर दिया जाए। फोरेंसिक के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि पहले एविडेंसेस आए, बताया गया कि एविडेंसेस के अंदर क्या क्लेम किया जा रहा है, क्या सवाल किए गए, उनके जवाब क्या है। अब एविडेंस की फोरेंसिक जो करवाई गई है, एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बरतानिया की टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट मैं नहीं कहूंगा, बल्कि ये इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम ज्यादा होता है फोरेंसिक एक्सपर्ट की बनिस्बत। और जोसेफ नागदी जिन्होंने इसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारी की है, इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 जिसके में मैटर डेटा को चेक किया गया, और दूसरा वॉइस सैंपलिंग और वॉइस एनालिसिस किया गया। अच्छा, अब जब हमने ये ऑडियो जो रिलीज की, तो सवाल ये पूछा जा सकता है बरतानिया में कि आपके पास एक एविडेंस आता है और वो एविडेंस उस वक्त तक एविडेंस नहीं है जब तक इसकी कंफर्मेशन कोई एक्सपर्ट या अथॉरिटी ना करते, तो किस बुनियाद के ऊपर आपने ये सही समझा कि ये एविडेंस ठीक है? आपने अपने तौर पर क्या इन्वेस्टिगेशन की? तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए जब फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो उसने जो अपनी रिपोर्ट लिखी है उसके मुताबिक ऑडियो के अंदर एक मेटा डेटा होता है। आप जो मेरी इस वक्त आवाज सुन रहे हैं और आपकी आवाज जो मैं सुन रहा हूं,
ये जिस भी डिवाइस के ऊपर रिकॉर्ड होगी और अगर इसके साथ किसी किस्म की अल्ट्रेशन की जाए, कहीं पर पैच वर्क किया जाए, तो ये मेटा डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगी। फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर ये बाकायदा एस्टेब्लिश किया गया इन्वेस्टिगेटर की तरफ से कि किसी किस्म की कहीं पे भी पैच वर्क नहीं है, एडिटिंग नहीं हुई, इंटेग्रिटी इसकी बरकरार है, यानी मेटा डेटा अपनी असल हालत में मौजूद है। दूसरी जो चीज थी कि आप किस तरह ही साबित करेंगे कि जो बोलने वाला शख्स है वो चार्ल्स गदरी है, तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था। वो इसलिए मुश्किल काम था कि हमारे पास रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी ऑडियो मौजूद ही नहीं थी जिससे हम अंदाजा लगा सकते। आपको याद होगा साकिब निसार साहब की तो दर्जनों के हिसाब से ऑडियोज और जी वीडियोस जी मौजूद जी हैं जी जी। बट चार्ल्स गदरी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, इसकी ऑडियो वीडियो कहीं पे मौजूद नहीं थी। तो एक इंटरव्यू जो चार्ल्स गदरी ने किया इस फोरेंसिक जो पहले करवाया गया और बाद में इसको जो जी। चेक किया गया, तो हमें मालूम हुआ और कि यूट्यूब के ऊपर से उस क्लिप को एक्सट्रैक्ट करके इन्वेस्टिगेटर ने उसके साथ मैच किया, तो पता चला कि जनाब ये तो बिल्कुल वैसी है। और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जिससे हमारी हाथ की लकीरें और थंब इंप्रेशन जो है बहुत यूनिक होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की आवाज के अंदर भी एक खास किस्म की सिग्नेचर्स जो हैं वो मौजूद है, यानी यूनिक आवाज है, एक शख्स से एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो वेव फॉर्म को चेक किया गया उस क्लिप के साथ जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और ये जो ऑडियो जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को दी गई, तो उसमें वेव फॉर्म्स जो थी वो बिल्कुल मैच की। और ये जो रिपोर्ट है अब अच्छा हमारे इरफान पास साहब, कपड़ा कलामी की माजरत, यहीं से ही मैं एक पॉइंट रेज करूंगी कि फिर जिस तरह से आपने कहा ना कि मैच किया गया, ऑडियो नोट्स चेक की गई, तो जो शवाहिद आप सामने लेकर आए हैं, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इस बात की तस्दीक हो रही है यहाँ पे कि राना शमीम ने बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में ही बैठकर उस पर दस्तखत किए। देखें, पहले तो जो खबर 26 को आई थी वो सिर्फ एविडेंस को सुनने के बाद हमने उसको छाप दिया, फोरेंसिक करवा लिया, सब कुछ हो गया। अब तो ऑडियो रिलीज कर दी गई। मेरे हद तक जहां तक बात है, तो मुझे तो पहले भी पता था कि ये बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है आफ्टर गेटिंग द फोरेंसिक रिपोर्ट, और ये सब कुछ कहा गया है और ये इसकी ऑथेंटिसिटी भी मौजूद है। लेकिन अब इन द आइज ऑफ लॉ और चूंकि अब ये पब्लिकली अवेलेबल है, आई थिंक नाउ इट इज अप टू द कोर्ट डिसाइड के किस हद तक इन्फ्लुएंस कोई हुआ। क्योंकि चार्ल्स गदरी, मैं आपको एक बात बताऊं, बर्तानिया के अंदर नोटरी पब्लिक अगर झूठ बोलता है, इसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन ने अभी ये जो लॉकडाउन के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो एक पार्टी की पिक्चर्स जो हैं वो मंजरे आम पे आई, इसके ऊपर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है बोरिस जॉनसन को, और लोग मोरालिटीज की सियासत के ऊपर सियासत से अलग हो जाते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो बर्तानिया के अंदर अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसकी सीरियस इंप्लीकेशंस होंगी, स्पेशली अ पर्सन ऑफ अ लॉ। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, चार्ल्स गदरी का जो काम है नोटराइज करना है चीजों को, लोग ट्रस्ट करते हैं, और ऐसी पोजीशन में आने के बाद जब आप लोगों के ट्रस्ट को इस तरह खराब करें। और फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी एविडेंस के अंदर, वो नोटरी पब्लिक चार्ल्स गदरी जो है वो राना शमीम के एफिडेविट को अपने फोन में रखते हैं। दिस इज समथिंग रियली स्ट्रेंज कि एक आपकी जो डेटा है दैट बिलोंग्स टू अ कस्टमर, आपने उसको क्यों अपने फोन के अंदर रखा हुआ है। उसमें उन्होंने, अगर आप सुने ऑडियो के अंदर, कहा है कि आई हैव कॉपीज ऑन माय फोन। जी जी बिल्कुल। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। लेकिन वही मिस्टर गथरी, बाद में जब पूछा जाए कुछ सवाल तो कहते हैं नो कमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसी तरफ आ रहा था, क्योंकि दूसरा इंटरव्यू खास चैनल को दिया गया, खास जर्नलिस्ट को दिया गया, और प्रोफेशनली मैं आपको बात बताऊं, उनसे उन्होंने सवाल किया और ये बात एस्टेब्लिश की जा रही थी जिस दिन से खबर आ रही कि ये डजंट मैटर कि ये हाई कमीशन में हुआ, ये चार्ल्स गदरी के ऑफिस में हुआ, या मार्बल आर्च में, आप कंटेंट पे बात करें। और जब उनसे पूछा गया कि कहाँ हुआ, तो उन्होंने कहा जी नो कमेंट्स। तो आई थिंक ही इज इन अ डिफिकल्ट स्पॉट राइट नाउ। और इन्होंने पहले भी इसकी कंफर्मेशन, अब देखिए इतना अर्सा हो गया, देयर इज अ कंप्लीट साइलेंस, खामोशी है। इतने 26 तारीख की खबर आई, किसी ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, और आज तो एविडेंस भी आ गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये एविडेंस अभी हमने एक एविडेंस रिलीज किया है, ऑडियोज के अलावा भी एविडेंसेस मौजूद हैं। और कितने एविडेंस हैं सर? सर दिस इज द पॉइंट कि आप जब कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं सुनी सुनाई बात के ऊपर,
आप अपनी स्टोरी को अगर आप छाप दें तो सर उसकी सीरियस इम्प्लीकेशन कम से कम बरतानिया में होती तो है। इरफान हाशमी साहब, आपने कहा ना कि बहुत सारे और एविडेंस है, और आप ही की गुफ्तगू का हवाला देके सवाल ये होगा कि अपने मखसूस एक जर्नलिस्ट के साथ आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, अदालत साहब से पूछ रही है, आप पेशी नहीं दे रहे हैं, पेशी दे रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या अदालती कार्रवाई अगर आज भी मौखर हो जाती है किसी एक मुल्जिम के अदालत ना पहुंचने पर, तो क्या मुस्तकबिल करीब में मजीद एविडेंस आवाम के सामने रखे जाएंगे? बतौर सहाफ़ी या हम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, जहां तक स्टोरी का ताल्लुक है, हमने अदालत अगर बुलाती है तो हम हाजिर हो जाएंगे, एविडेंसेस लेके हाजिर हो जाएंगे, रिलीज की ऐसे रिलीज कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मैटर इस सीरियस है कि बरतानिया में आपको प्राइवेट पर्सन की जो प्राइवेसी है उसको मद्देनजर रखना पड़ता है, लेकिन यहां पे मामला पब्लिक इंटरेस्ट का था। वो लोग जो चार्ल्स गदरी के अलावा इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी अगर आप सुने तो वहां पे कुछ बीप्स आपको सुनाई देंगी ऑडियो के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू लाइक रिलीज आवर आइडेंटिफिकेशन। हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, क्योंकि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है और इसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो जो बाकी एविडेंसेस हैं उसका भी कानूनी तरीके से जायजा लिया जाएगा। ये सिर्फ लाइकिंग या डिसलाइकिंग या कब करना ये मेरे ऊपर मुनहसर नहीं होगा। जो लीगल से मैं मशवरा किया, पहले भी किया, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एविडेंसेस 26 को जब मेरे पास मैंने इस खबर को दिया, उससे पहले तो एक महीना जो है हम एविडेंसेस लेके कभी जो हमारे जितने भी जो सेफ्टी मेजर्स थे उसको हम मेक श्योर किया, अपनी सिक्योरिटी को भी, लोगों की सिक्योरिटी को भी, और ऑब्वियसली लीगल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आई थिंक आपने जो है वो अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। इसीलिए जो मजीद एविडेंस जिसका आप बात कर रही हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी स्टोरी शुरू हुई है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज ठीक, ये आपने कहा और स्टोरीज हैं जो कि वक्त के साथ साथ आएंगी। सर, उससे पहले आप जो बात कर रहे थे ना खामोशी वाली, मैं चाह रहा हूँ जरा उस पर भी थोड़ी सी मजीद बात कर लें कि जब से इस स्टोरी पर आपने काम किया, ज़ाहिर है मैं पढ़ रहा था इस बारे में कि उस वक्त से कांटेक्ट किया जाता रहा शरीफ फैमिली के साथ, उनके जो क्लोज एड्स उनके साथ। नासिर भट्ट साहब के हवाला दिया आपने कि उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें मना किया गया है इस पर बात करने के लिए। व्हाट डज दैट मीन? इसकी जरा इंपॉर्टेंस बताइएगा। 26 से पहले वालबन 24 को मैं डेट में शायद एक आधा दिन मैंने ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि उस दिन मैं मार्बल आर्च गया। और आबिद शेर was there and नासिर भट्ट came out। मैंने उनसे कहा जी कि मैंने बात करनी है, मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस हैं which I want to ask नवाज शरीफ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो मुमकिन नहीं है, एंड ही कैटेगरिकली यूज्ड द वर्ड कि हमें मना किया गया है। तो दिस इज बात करवाने से मना किया गया है या कि इस मामले पर बात करने से मना किया गया? मुझसे बात करने से मना किया गया है। अच्छा, मुझसे बात करने से मना किया गया है, बिकॉज मैं इससे पहले भी उनको अप्रोच कर चुका था। That means they knew कि आपने क्या बात करनी है। हसन नवाज को मैंने अपने मोबाइल से मैसेज भेजा विच आई हैव अ प्रूफ हियर। उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि व्हाट अ जोक, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये उनके अल्फाज थे। मुझे ब्लॉक कर दिया एंड देन द सेम थिंग हैपेंड टू हुसैन नवाज। आई थिंक वो उन दिनों शायद बरतानिया में नहीं थे जो मुझे पता चला था, लेकिन उन्होंने उसको देखा, पढ़ा और बाकायदा उसके बाद जो है ब्लॉक कर दिया। तो आई थिंक जब ब्लॉक किया तो फिर इंस्ट्रक्शंस तो शायद कहीं गई होंगी कि किसी से बात नहीं करनी है, क्या नहीं करना उस पढ़ाई में। एंड नासिर भट्ट ऑब्वियसली नोज मी वेरी वेल एंड ऑल द पीपल हियर इन नून लीग के जितने भी ओहदेदार हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्हें पता था कि क्या हो रहा है और क्या, क्योंकि आई हैव अप्रोच्ड देम बिफोर ऑन अदर स्टोरीज एज वेल। ठीक सर, मैं आना चाहता था, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे, चूंकि इसी स्टोरी में आप ही ने लिखा है कि सर बहुत से सवालों को जन्म देती है ये कहानी, ये मामला और ये टाइमिंग, जिसमें एक तो ये भी है कि स्पॉन्सर्ड विजिट अगर था तो किसने स्पॉन्सर किया, ऐसे बहुत से सवाल हैं। मैं चाह रहा हूँ सर सवाल जरा ये आप दोहराएं, आप ये जो सवाल आपने उठाए जरा नाज़रीन को बताएं कि ये सवाल जन्म लेते हैं इस मामले पर। ये इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चंस हैं, एविडेंसेस क्वेश्चंस क्यों हैं। एक शख्स कहता है जी कि मैं तो मिला ही नहीं हूं, फिर हमने कहा अच्छा नहीं मिले तो फिर ये क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब आना चाहिए। और ये सवालात जो हैं हर उस शख्स
की तरफ से भी हो सकते हैं, जो ऑब्वियसली इस स्टोरी को फॉलो कर रहा है कि राणा शमीम जी क्या जी अंडर प्रेशर। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये जो आप कहें ना कि अकल ये मानती नहीं कि एक शख्स जो है वो बरतानिया आ जाता है और चार्ल्स गदरी इज वेटिंग फॉर हिम, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, चार्ल्स गदरी इज द सेम पर्सन जो नोटराइज करता है नवाज शरीफ साहब के पेपर से। चलें ये भी बिल्कुल कोइंसिडेंस बिल्कुल, ही इज द सेम पर्सन या he's the same person। फिर इसके बाद who invited राणा शमीम टू विजिट लंदन? अब ये भी सवाल है कि वो क्यों आए थे। 48 घंटों में वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, फिर वो लंदन में रुकते कहाँ पे हैं? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्लिप्स चले कुछ सहाफियों की तरफ से। उन्होंने जी जी मार्च में मैरिड होटल एक है, वो कमरा नंबर भी बताया, सब कुछ कहा कि जनाब इस कमरे में ठहरे थे, मजीद कुछ होंगे, क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वो कौम से शायद खिताब करेंगे, वो कौम से खिताब नहीं जी किया चार्ल्स जी गद्दी साहब ने, लेकिन उन्होंने ये बता दिया। अब ये मार्बल आर्च से लेस देन 2 मिनट्स वॉक फ्रॉम हसन नवाज ऑफिस और नवाज शरीफ ऑफिस जहाँ पे वो अपनी मीटिंग्स करते हैं, और एवन फील्ड से गालिबन 7 या 8 मिनट की वॉक होगी। अब ये भी हैरानगी की बात है कि वो वहीं आके ठहरते हैं। फिर कुछ सवाल है कि इस विजिट को उनका अपना था या किसने स्पॉन्सर किया, लंदन में ठहरे कहाँ पे, और फिर होटल रिसीव्स अगर उनसे मांगी जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे तो बड़ी बेहतरीन चीज कोई हो नहीं सकती। अपनी वो बता दें कि देखें जी ये रसीदें, यहाँ मैं ठहरा था और मैंने इसको पे किया, और फिर हु इंट्रोड्यूस टू चार्ल्स गद्दी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और आई एम रियली सरप्राइज कि अभी तक ना किसी ने इस पॉइंट को नहीं उठाया। मैंने 26 दिसंबर वाली खबर में भी ये बात कही कि वो ये कहते हैं कि मेरे फोन में, मतलब कॉपीज जो मेरे फोन में मौजूद हैं, और तो लीक यहाँ पे किसने किया? सवाल है कि ये लीक कैसे हुए। किस यस तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शख्स लोगों का डेटा जो है वो उठा के फोन में, देखिए मैं अगर नोटरी पब्लिक इरफान हूँ। हाशमी साहब, बतौर जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, ये मामला यूं ही लीक हो जाते हैं या फिर लीक करवाए जाते हैं? क्योंकि आपने कहा ना कि सोशल मीडिया पर भी ये ऑडियो क्लिप चलाया गया, बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए इस पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो डेफिनेटली ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हॉट टॉपिक रहा ही है। क्या धड़ेबाजी की सूरत में भी आप इस केस की संगीनी को खराब होता हुआ देख रहे हैं? देखिए दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट विद जर्नलिज्म। अब जब आप स्टोरी करते हैं तो बाज जी लोगों को पसंद आती है, बाज लोगों को पसंद नहीं नहीं आती। पसंद जिनके आता। खिलाफ स्टोरी है वो कहेंगे जी कि ये झूठ है, जिनके हक में वो कहेंगे बहुत अच्छी स्टोरी की है आपने। धड़ेबंदी तो हो चुकी है, ये सिर्फ इस स्टोरी अच्छा, से रिलेटेड नहीं है या केस से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी ओवरऑल इस इंडस्ट्री। वक्त मैं तो अक्सर ये जुमला कहता होता हूँ और हमारे बाज दोस्त हमसे खारिज भी हो जाते हैं कि सहाफियों के भी कबीले हैं और शाम को उन्होंने अपने कबीलों में वापस जाना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये डिवीजन बहुत डीप हो चुकी है। और जहां तक इस केस का ताल्लुक है, आई थिंक ये मेरिट पे बिल्कुल एक जेन्युइन केस है। इन्वेस्टिगेशन की जहां तक इस बात है, लीक किसने किया बरतानिया में, बड़ा ओपनली आप आकर कह सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया भर में अगर कहीं पे डेटा प्रोटेक्शन के कवानीन सख्त है ना तो वो बरतानिया है। मेरा एक छोटा सा भी लेटर मेरी मर्जी के बगैर अगर कोई खोल भी लेता है ना तो उसके ऊपर नहीं संगीन कर कार्रवाई जो सकता। है। तो आई थिंक ये जो कुछ हुआ बहुत जबरदस्त किस्म के अब तो पॉइंट्स आ गए। मैंने राणा शमीम के बेटे जो हैं उनसे भी बात की थी और मैंने कहा था कि आप कार्रवाई करें अगर आपको शक है। अदालत में भी कहा गया कि आपने कहा कि जूम करता हूं कि ये लीक किया गया वहां से, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड सू दिस जेंटलमैन। और मैं बात बताऊं एंड आपको, व्हाट वाज द रिस्पांस देन? खामोशी जी। वो कहते हैं आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटर, मेरा काम नहीं है, आप ला दे मैं कर देता हूँ। अब तो सबूत भी हैं बहुत सारे, पूछ लें उनसे। चार्ल्स गदरी साहब तो सब लोगों के बारे में बताई जा रहे हैं, तो फिर उनसे पूछें कि फिर उन्होंने बताया, और पूछें जाके एक कस्टमर थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई शख्स भी जाकर चार्ल्स गदरी से नहीं पूछ सकता कि तुमने इन्फॉर्मेशन लीक क्यों की। लीक क्यों? अगर वो क्लाइंट है, अगर राणा शमीम वाज द क्लाइंट, राणा शमीम कैन कम टू इंग्लैंड और मैं उनके साथ जाऊंगा और हम जाके चार्ल्स गदरी से पूछेंगे कि आपने इन्फॉर्मेशन दी, किसको दी, क्यों दी, कब दी, कैसे दी, और आपके पास क्या इख्तियार था ये इन्फॉर्मेशन लीक करने का। तो आई थिंक वो ही विल बी रियली ट्रबल वाटर्स। इनको स्टे रखते हैं। ठीक है, इरफान हाशमी साहब हमारे साथ ही रहेगा। मैं पैनल से जरा गुजारिश करूंगी कि अगर हमारे रिपोर्टर इमरान मुंसिफ साहब मौजूद हैं तो जरा उनसे भी हम कुछ डिटेल्स लें कि इस वक्त क्या सिचुएशन नजर आ रही है, अदालती कार्रवाई जो है वो कब तक शुरू होने का कहा जा रहा है। इमरान मुंसिफ साहब बताइएगा, अदालती कार्रवाई जो है वो कब तक मुतवक्को है? इमरान मुंसिफ साहब आप सुन सकते हैं?
जी, इमरान मनसब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो अदालती कार्रवाई है, जो समात है, जो दो मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर आज गुफ्तगू होनी है, उस पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। इरफान हाशमी साहब, जब तक हम रिपोर्टर से रब्ता करते हैं, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। उस वक्त भी ये एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि क्या तमाम के तमाम चारों फरीक आज अदालत आते हैं या नहीं आते हैं। जो माजी की मिसाल ले रही हैं और जो अदालती कार्रवाई रही है वो ये कि तमाम मुल्जिमान का अदालत में होना बहुत जरूरी है, जिसके बाद फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जाती है। तो इससे पहले भी एक फरीक जो थे वो पिछली दफा अदालत में पेश नहीं हुए थे। गो कि अगर आज एक बार फिर नहीं होता तो हम ये समझे कि टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ताकि जो फर्द जुर्म है वो आयद ना हो सके। अच्छा, आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। ये बात हो भी सकती है, लेकिन आमिर गौरी साहब जो हैं वो बरतानिया में हैं और उनके गालबन बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी है जिस वजह से वो यहाँ पर है। और ये मेरे इल्म में है। मैं अगर कहूँ कि कोई टैक्टिक है तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग। मेरे इल्म में था और आज से काफी पहले से था इल्म में। एग्जैक्टली, एंड दैट इज द रीजन कि आमिर गौरी साहब की तरफ से दरखास्त भी गालिबन दायर की गई है कि वो नहीं हाजिर हो सकते। या आपने अच्छा उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया। सर अगेन आई विल से साथ रह गए नाज़रीन, एक बार फिर एक ब्रॉडर पिक्चर हम इससे दे देते हैं कि आज क्या होने जा रहा है। व्हाई इज यू नो द सिचुएशन लाइक दिस कि हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि आज साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का जो बयान हल्फी है उस पर तौहीन अदालत केस की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत करनी है। आपसे कुछ देर बाद इस समाअत का बाकायदा आगाज हो जाएगा। अदालत ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और सहाफी अंसार अब्बासी को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए आज तलब कर रखा है। आमिर गौरी साहब ज़ाहिर नहीं आ रहे, इस बारे में यही हमने सुना है। इमरान मनसब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम अपडेट लेते हैं। इमरान मनसब साहब, जिस तरह अभी इरफान हाशमी साहब भी जिक्र कर रहे थे और हमने भी इस पर सवाल उठाया कि आमिर गौरी साहब ज़ाहिर मौजूद नहीं होने आएंगे, तो अब थोड़ा आप बता दीजिएगा कि बाकी 3 मुल्जिमान क्या पहुंच चुके हैं, क्या मामलात हैं, क्या इस वक्त माहौल है, क्या अपडेट है। इमरान मनसब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है जी इमरान मनसब, बताइएगा क्या जो बाकी के 3 मुल्जिमान हैं वो अदालत पहुंच चुके हैं? इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं अदालत और उसके अतराफ में? जी, इस वक्त राना शमीम के बेटे जो हैं वो तो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो अमाइकस हैं इस केस में, जो इनको अदालती मावन कहा जाता है, नासिर ज़ैदी साहब हैं और फैसल कुरैशी साहब और रीमा उमर, ये लोग तो पहुंच चुके हैं। अभी बिल्कुल मेरे, जब मैं आपसे बात करूं तो मेरे राइट साइड से राना शमीम साहब नमूदार हुए हैं, वो भी अदालत की तरफ, चीफ जस्टिस की जो कोर्ट है उसकी तरफ रवाना हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। तो अभी अंसार अब्बासी का मालूम करना है कि वो पहुंचे हैं कि नहीं, तो जैसे ही वो पहुंचे तो मैं आपको अपडेट करता हूँ उस वाले से। ठीक है, आप साथ मौजूद हैं और इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही इस समात का आगाज़ होगा हम उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। इंशाल्लाह अगर ड्यूरिंग द शो कोई अपडेट आएगी आपसे ज़रूर लेंगे। इरफान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और अपनी इस खबर से मुतालिक जो जिसका आज हम कर रहे थे उस पर डिटेल से आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। और आपके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि आपको भी वक्तन फ़वक्तन हम तंग करते रहेंगे, चूँकि ज़ाहिर जो आपने आज एक जुमला बोल दिया ना कि बहुत से और सबूत हैं जो आप शामिल करते रहेंगे, लेकर आते रहेंगे, उस पर भी हम आपसे आगे चलकर जरूर बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो हम बात करें इस अहम केस की, लेकिन अभी शो में बहुत से और मौज़ूआत जो हैं वो हमें शामिल करने हैं। कुछ खबरें हैं, कुछ मेहमान हैं जो आज साथ मौजूद होंगे, तो वो शामिल करने के लिए क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक ले ली जाए। सो स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात हम करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, रिसर्च में क्या हो रहा है। हम अक्सर बात करते हैं कि पैदावार ज्यादा होती भी है, बम्पर क्रॉप्स होती भी है, लेकिन आज हम उन फसलों की बात करेंगे जिनकी या तो उस तरह की पैदावार नहीं होती या फॉर दैट मैटर हमें सीड बाहर से मंगवाना पड़ता है, और कुछ फसलें ऐसी जो यहाँ पर काश्त ही नहीं होती, जैसे कि जिंजर यानी अदरक,
बाहर से आती है, चाइना से आती है, किसी और मुल्क से आती है, एंड एट द सेम टाइम आलू पसंद तो सबको होते हैं फ्राइज, लेकिन आलू काश्त तो हो रहा है यहाँ पे, पर उसका जो बीज है वो सिर्फ 1% पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, बाकी जो 99% उसका सीड है वो बाहर से आता है। लेकिन अब ये दोनों मसलों का हल लेकर आए हैं हम, क्योंकि PARC की तरफ से इस पर खासा काम किया गया, तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली और ये हल हम नहीं लेकर आए हैं, ये हल हमारे पास एक साइंटिस्ट और चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब लेकर आए हैं। उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि हम किस तरह से बम्पर क्रॉप कर सकते हैं पोटैटो की, जिंजर की और सो मेनी। अस्सलाम वालेकुम एंड सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब एंड डॉक्टर शुएब। साहब, सबसे पहला तो सवाल ये कि अभी जिस तरह से शुएब ने भी डिस्कस किया, एक ऐसी टेक्निक जिसे एरोपोनिक कहा जाता है और हम इसकी निस्बत बहुत मतलब इसकी बदौलत बहुत सारी बम्पर क्रॉप्स कर सकते हैं, क्योंकि रवायती तरीकों से अगर हम लोग पीछे हट दें तो सबसे पहले तो जरा हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारी आवाम के लिए बड़े आसान अल्फाज में बताएगी एरोपोनिक जो टेक्निक है ये बेसिकली है क्या? एक्चुअली देखिए, पाकिस्तान का जिस तरह हम आपने बुलाया, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और एक दूसरी बात यह है कि ये ओपन एयर जो इन्वायरमेंट इंडस्ट्री है और बहुत सी डिजीज़ें और इन्वायरमेंटल थ्रेट्स और बहुत सारी और फ्लड्स और जिस डिफरेंट चीज़ें। एक्चुअली जो एरोपोनिक की आप बात करते हैं, पोटैटो के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि पोटैटो ओवरऑल जो हम तकरीबन 5 मिलियन टन हमारी प्रोडक्शन है पाकिस्तान में पोटैटो पर ईयर जो, और फिर ये है कि तकरीबन 5 लाख एकड़ पे ये लगाते हैं। 4 लाख तकरीबन टन इसका सीड हमें चाहिए। 4 लाख टन सीड चाहिए। कितना जो हम प्रोड्यूस करते हैं? हम इसका 1% प्रोड्यूस करते हैं। और फिर जो हमारी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, हम कहाँ पे जैसे पहले भी मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने इन्वायरमेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी ग्रो कर सकते हैं, फिर सून वैली है, फिर विंटर में जो हम पंजाब में ग्रो करते हैं। तो ये सारे एरियाज़ के लिए हमें सीड चाहिए, और वो सीड चाहिए कि जो डिजीज़ फ्री सीड हो, जिससे कीड़ा ना लगे, जिसको कोई बीमारी भी ना लगे, और मैक्सिमम हम प्रोडक्शन उससे ले सकें। तो जो एरोपोनिक कंडीशन, ये भी एक टेक्निक है उस तरह से कि पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि हमने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी एक सेंटर एस्टेब्लिश किया। ठीक है। उसमें 28 लेबॉर्टरीज हैं। एक एक्टिविटी उसमें है पोटैटो टिश्यू कल्चर के हवाले से। ये आप कराची की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, वो जो एक्टिविटी है उसको इसलिए हमने वो ये काम स्टार्ट किया कि हम डिजीज़ फ्री सीड बनाएं। जाके जैसे आपने बताया कि हॉलैंड से हम बहुत सारा बिलियंस का सीड जो हॉलैंड से मंगवाते हैं, तो थ्रू टिश्यू कल्चर और वो 7वीं 8वीं जनरेशन फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर हमें भेजते हैं। तो हम क्यों ना डायरेक्ट हम थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक से करें। तो वो पहले ये छोटी छोटी टेक्निक्स है। हम जैसे नॉर्मली सीड से सीड होता है, सीड से हम ग्रो करते हैं प्लांट्स। इसमें यह है कि हम टिश्यू से सीड ग्रो करते हैं और कंट्रोल कंडीशंस में, ताकि उसको कोई डिजीज़ ना हो। तो वो जो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है, उसमें ग्रोथ रूम में पहले उसको ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके सीड के लिए मिलियंस पौधे बनाते हैं, और फिर उसको हम सॉइल में लेके जाते हैं सीड बनाने के लिए। लेकिन सॉइल में फिर उसमें डिजीज़ आ जाती हैं। उसको जो न्यूक्लियस सीड होता है, सही, उसके हवाले से हमने एरोपोनिक कंडीशन को वो स्टैब्लिश किया। उसमें ये होगा कि वो जो प्लांट्स, मिलियंस प्लांट्स हमने टिश्यू कल्चर लैब्स के अंदर बनाए, उनको हम उसमें एरोपोनिक जो कंडीशन है उसके अंदर हम लगाएंगे। इसमें ये होता है जो नॉर्मली के प्लांट्स को हम वो हैंग कर रहे होते हैं एयर में। अच्छा। और नीचे फिर उसकी जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हर 4 मिनट के बाद एक शावर की तरह उसको मिस्ट हम देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी और पानी भी। और वो ना पानी के अंदर हैंग कर रहा होता है, ना सॉइल के साथ, ना किसी मटेरियल के साथ। किसी वायर, किसी उसके थ्रू ये प्लांट हैंग करेगा, लाइक किस तरह से हम लोग देखेंगे इसे? ये ऐसे ही हमने एक वो डैशबोर्ड सा बनाया हुआ है, उसके अंदर सुराख करके उसको हैंग कर दिया, और नीचे उसके जो शावर है, और वो 4 मिनट के बाद वो शावर न्यूट्रिएंट्स के साथ उसको 30-40 सेकंड्स के लिए वो करता है, और फिर वो, क्योंकि वो किसी चीज़ से टच नहीं हो रहा था। और वो जो पर प्लांट है इस वक्त तकरीबन
उसके जो न्यूक्लियस सीड है वो तकरीबन 40 से 50 सीड्स उसको एक पौधे को लगते हैं। अच्छा। तो उसमें थोड़ी सी जो नॉर्मल सी हम स्क्रीन हाउस और वो जो फैसिलिटी बनाए उसमें मिलियंस ट्यूबर्स हम बना सकते हैं, और फिर वो जो प्लांट्स हैं, जो ट्यूबर्स हैं, उसको हम फिर जिस तरह हॉलैंड से 7-8 दफ़ा मल्टीप्लाई करके वो हमें भेजते हैं, तो उस सीड को हम 7-8 दफ़ा, जैसे साल में 3 फसलें हम ले सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो सून वैली है और फिर पंजाब में, तो ताकि उसको रैपिडली फिर सर इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो ये आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, सोन वैली, ये वो, क्या ये जो एरोपोनिक है ये वाकई मतलब जिस तरह से वहां पे सॉइल में हम लोग अगर गिलगित बल्तिस्तान और वहां की उसमें करें, तो क्या ये एरोपोनिक कंडीशन भी जो है ये भी सिर्फ उन्हीं एरियाज में अप्लाई हो सकती है? दूसरा क्वेश्चन ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जब भी सब्जी खरीदे जाते हैं कि ये तो फार्मी है, इसे छोड़ दो। अगर जो ये एरोपोनिक के थ्रू अगर हम पोटैटो कास्ट कर रहे हैं, कुछ और भी कास्ट कर रहे हैं, तो क्या उसको भी यह कहा जाएगा कि फार्मी है, इसे छोड़ दो, इसके अंदर वो ग़िज़ाइयत, वो न्यूट्रिशंस मौजूद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये एक वो ओवरऑल बात लंबी हो जाएगी। ये जेनेटिक मेकअप एक होता है जो कि हर प्लांट्स के अंदर एक अल्लाह ताला ने उसके जो केमिकल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको वो जो डीएनए है वो और वो जो प्रोटीन है उसको वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर निज़ाम रखा है कि उसने ये पैदा करना है, ये न्यूट्रिएंट्स उसमें पैदा करने हैं और ये चीज़ें, और उसको वैरायटीज़ को हम इस तरह से फिर उसके जो सारे एनालिसिस करने के बाद फिर रिलीज़ करते हैं और वो लेके आते हैं कि जो फार्मिंग के हवाले से। यानी इसको हम यूं समझ लेते हैं सर कि बेसिकली इस टेक्निक के जरिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए फॉर दैट मैटर, हम सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मुझे सर ये बताएं, 4 लाख टन सीड की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, आपने कहा 1% पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, बाकी हम हॉलैंड से मंगवाते हैं। कितना एरिया रिक्वायर्ड है फॉर दिस मच प्रोडक्शन, 4 लाख टन सीड्स, और कितना और वक्त लगेगा हमें उस फैसिलिटी को डेवलप करने में कि हम ये बना पाए पाकिस्तान में? इसमें देखिए हमने तो जो NARC ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमने तो एक जो टेक्निक और वो फैसिलिटी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस वो हमने डेवलप कर दी, और ये बता रहे हैं ये टेक्नोलॉजी जो है ना उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और ताकि इसके फिर अगर हम सारे ओवरऑल जैसे पूरे पाकिस्तान में लेके जाना है, हम भी उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो होता है ये है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रेंड किया इसी टेक्नोलॉजी के साथ। और क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अब उन्होंने ये हमने जो ट्रेनिंग दी है, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर भी अब ये फैसिलिटी को लगा रहा है। अच्छा। अगर वो सारे देखें, ये सारा वो एक बंदे का काम नहीं होता, बिल्कुल ना, ये हमने का काम है सर, ना एक इदारे का काम है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि प्राइवेट सेक्टर्स भी प्राइवेट सेक्टर को ट्रेन किया, और वो भी जैसे टिश्यू कल्चर के हवाले से पहले हमने बनाना के भी 3-4 लोगों को ट्रेन किया, वो भी अब काम कर रहे हैं, और इसमें भी हमने ट्रेन किया, और लोग फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है ताकि हम यहाँ पे ही सीड मैक्सिमम प्रोड्यूस करें। आने वाले वक्तों में हम कह सकते हैं कि फिर हमें हॉलैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा फॉर द सीड ऑफ पोटैटो, हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे। तो हमने बात कर ली सर एरोपोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए बनने वाले आलू के सीड की। इसके साथ ही एक और मैं आप ऐड करूं आलू के हवाले से ही, कि हमने पहले ये था कि वहां से वैरायटीज जो आती थी उसी को टिश्यू कल्चर, अब हमने एक और काम स्टार्ट किया कि आलू की जो ब्रीडिंग और वैरायटी डेवलपमेंट भी हमने अपनी ही स्टार्ट कर दी, ताकि हमारी ही वैरायटी हो और उसी को हम मल्टीप्लाई करें, और उसके ऊपर भी हमने ये 2-3 साल से काम स्टार्ट कर दिया, और अब हमारी वैरायटी होंगी और वही सीड हम हर जगह पर जाएगा। ठीक है सर, क्विकली आ जाते हैं अब जरा हम अदरक पर। पहले हम ले रहे थे चाइना से, थाईलैंड से और मुल्कों से, उस पर आपने क्या काम किया? क्या अदरक भी पाकिस्तान में पैदा होगी अब? इंशाल्लाह ये इसके लिए, क्योंकि हमारा काम है कि भी कोई एक्सप्लोर करना और रिसर्च। देखिए रिसर्च और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी से सारी दुनिया आगे गई है, रिसर्च से। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अदरक हम ना ग्रो कर सके। जैसे मैंने बताया कि हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं। सही। आप GB में डिफरेंट है, वैलीज में डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है, सिंध में कोस्टल एरिया बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो बात सिर्फ एक्सप्लोर करने की है कि कौन सी जो क्रॉप है वो कहाँ पे हो सकती है। तो ये क्योंकि हम बिलियंस की तकरीबन 10-11 बिलियन की अदरक मंगवाते हैं बाहर से, तो हमने ये सोचा कि भी इसके ऊपर पिछले 4-5 साल से हमने काम स्टार्ट किया। मैंने खुद भी इसको बड़ा इंटरेस्ट लिया, तो उसमें ये किया कि 4-5 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये आइडेंटिफाई किया कि 1-2 वैरायटीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में ग्रो हो सकती हैं, बहुत सारी और भी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। और वो एक वैरायटी जो है उसने बड़ी अच्छी यील्डिंग दी। 8 से
8 से 10 टन पर एकड़ यील्ड उसकी है, जो कि फिजिबल होती है किसी भी फार्मर के लिए, उसकी इकोनॉमिक्स को। और कौन सा एरिया आपको लगता है जहां पर हम ये कर पाएंगे? जो एरिया जो हमने इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं NARC में और चकवाल में, ठीक, और ये पोठवार रीजन, ये हज़ारा रीजन, और इसमें जो इनिशियली बड़ी सक्सेसफुल हो सकती है, और नारोवाल सियालकोट की इन्वायरमेंट है, और फिर कोस्टल एरिया जो है ना, क्योंकि इसके लिए जो बहुत हाई टेम्परेचर वो फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, तो उसके ऊपर हम जहां मॉडरेट टेम्परेचर्स हैं, वेदर्स हैं, वहां पर इसकी प्रोडक्शन होगी। ये फरवरी में हम लगाते हैं और नवंबर में इसको हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ी जल्दी ये अदरक ही अदरक थ्रू उगाएंगे और बड़ी और हमें सक्सेसफुली हम लेके चलेंगे। बाजार में अक्सर आपको एक अदरक का टुकड़ा 100 या 120 रुपए में मिल रहा होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब अपना वक्त देने के लिए। डेफिनेटली हम लोग विजिट एक प्लान करेंगे कि हम लोग PARC का विजिट करें और देखें कि किस तरह से एयरोपोनिक टेक्निक के थ्रू आप बाकी की जो सब्जियां हैं उसकी काश्त में मसरूफे अमल है। एक अपडेट नाज़रीन आपको देनी है, वो समात, वो केस जिसके हवाले से हमने प्रोग्राम का आगाज किया था, और उसके हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समात के हवाले से कहा जा रहा है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तौहीन अदालत केस की समात में अब 11 बजे तक का वक्फा आया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब इस केस की समात करेंगे। प्रोसिक्यूटिव अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद अदालत पहुंच चुके हैं। तहम अदालती मुअव्विनीन नासिर जैदी, फैसल सिद्दीकी अदालत पहुंच चुके हैं। राना शमीम, मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी भी अदालत में पेश हैं, और उसके बाद कुछ मुकालमा होता है चीफ जस्टिस और मुल्जिमान के दरमियान, जिसमें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि आप रोस्टरम पर आ जाइए, हम चार्ज फ्रेम करते हैं, जिस पर राना शमीम साहब की तरफ से इस्तदा की गई है कि मेरे वकील को आप आने दें। चलें जी, तो आपने क्विक अपडेट दे दी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे साइबर किड ऑफ पाकिस्तान से। स्टे ट्यून सुबह पाकिस्तान। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी मुलाकात कराएंगे अब ऐसे नौजवान से जिनको यूनिसेफ ने भी खासा प्रमोट किया, जिनके तारीफ होती है और बेशुमार होती है, बहुत से अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स इनके नाम है। हम बात करें साइबर किड ऑफ पाकिस्तान की, जो कि छोटी सी उम्र में माशाल्लाह एक IT प्रोफेशनल मैं कहूँगा ये बन चुके हैं, और बहुत से ऐसे चैलेंजेस जो कि दरपेश होते हैं इन्वायरमेंट को, बहुत से ऐसे मसाइल जो दरपेश होते हैं कम्युनिटीज़ को, उनके हल के लिए कोशिश करते हैं। कैसे एनर्जी जो डिप्लीट होती चली जा रही है उसका क्या सोल्यूशन है, उस पर ये काम करते हैं। हुजैर अवान की हम बात कर रहे हैं और आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे कि छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतने एजाज इनके नाम रहे और रोबोटिक्स पर खासा इनका काम है, टेक्नोलॉजी पर इनका काम है। कल मेरी जब इनसे बात हुई उन्होंने कहा कि जिस टेक्नोलॉजी पर मैं आप काम कर रहा हूं मैं बताऊंगा नहीं, तो मैंने सिर्फ टीजर दिया कि हम कुछ देर बाद दोबारा इनको बुलाएंगे। हुजैर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ग्रेट, सो गुड टू हैव यू अगेन, आई मस्ट से दैट, बड़ा अच्छा लग रहा है। हुजैर थोड़ा सा बताएं कि एक ऐसा मामला जिस पर मैं कहूँगा कि खासे प्रोग्राम्स भी हुए, वो था कि आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया कि गैस कम इस्तेमाल हो, पानी ज़्यादा गर्म हो जाए। थोड़ा सा आप मैं चाहूँगा नाज़रीन को बताएं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिस पर आप काम कर चुके हैं और खासी आपको पजीराई मिली है उन पर। आई एम अ रोबोटिक डेवलपर और मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ। उसमें जो लास्ट था, रिसेंट था, वो था IoT गीज़र, वो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। बिल्कुल। तो उसमें मेन मेरा मोटिव यही था कि आपका जो रेगुलर गीज़र होता है, ओल्ड जो गीज़र है, उसके अंदर पायलट हर वक्त चलता रहता है।
वो कंटिन्यूसली गैस यूज हो रही होती, कंज्यूम हो रही होती। मेरा मेन पर्पस यही था कि गैस को कम यूज किया जाए और पानी गर्म हो जाए। साथ उसके साथ एक ये भी इशू होता है कि कंबल से निकल के जाओ, रजाई से निकल के जाओ और बिल्कुल। ऊपर जाके या गीजर गर्म ऊपर होता है या बैक साइड पे होता है, तो फिर ठंड भी लगती है, गीजर भी ऑन करना होता है। तो फिर मैंने उसको वाईफाई के थ्रू मोबाइल से किया था कंट्रोल इजीली। आप रजाई में बैठ के इजीली आप अपना गीजर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी उज़ैर, काफी ये हैं। बताओ कि ये वाला गीजर की जो टेक्निक है ये घर में भी इस्तेमाल हो रही है? अम्मी इससे फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही हैं? या ये घर में भी यूज, बल्कि मेरा जो रूम है उसमें तो मोबाइल से लाइट्स कंट्रोल होती हैं। मैं होम ऑटोमेशन में भी काम किया हुआ है, वाओ। तो रूम से लाइट्स वगैरह कंट्रोल हो रही। वो तो कहते हैं कि क्या बार बार मोबाइल यूज करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है, वाईफाई करना पड़ता है, तो ये बटन्स पे ही रखो। अच्छा, वो अभी ट्रेडिशनल तरीकों पर ही चलना चाहते हैं। अच्छा उज़ैर, मुझे बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खासा फोकस है, थोड़ा सा मुझे उस पर बताएं कि आप क्या कर रहे हैं उस पर। आप जरा, रोबोटिक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप महारत भी रखते हैं और खासा काम भी आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा प्लान तो यही है कि रोबोटिक्स फील्ड में आगे पाकिस्तान में आकर काम करना है, लिंक्स वगैरह लेकर। मेन जो चीज़ है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। रोबोटिक्स बहुत जल्दी जगह ले रही है ह्यूमंस की। अब देख लें ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, जो टेस्ला की कार्स हैं, अब टेस्टिंग हो रही है, बाकी आ रही है। वो इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी कभी ना कभी आनी है। अब जो लोग यहाँ से ड्राइविंग करने के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं कमाने के लिए, तो उनके लिए तो कोई जगह नहीं है नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में बाहर के मुल्कों में। आपके ये जो शेफ हैं वो भी अब रोबोटिक्स हो रहे हैं, उनके बस हमने कोडिंग करनी है कि ये चीज ऐसे बननी है। आपके जो एंकर्स हैं वो भी रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, और सारे रोबोट्स हैं जो बैठे हुए हैं एंकिंग कर रहे हैं। ना कर तो ये चीजें उज़ैर बिल्कुल शरारत नहीं करनी। क्यों हमारी जॉब के पीछे तुम नहीं, पड़ ये गए तो हो? लगी थी, हाँ। खबरदार। बेस के साथ तो अब एक और बात शेयर करूं, रोबोटिक वाइफ भी आ चुकी है चाइना में। अच्छा, वो आप अच्छा ऑर्डर करें उज़ैर, इजीली। आपकी जो आपने बहुत सारे कारनामे किए हैं उसमें जरा एक हमारे पास ये भी कि हाथ के इशारों से चलने वाली डिवाइस भी आपने तैयार किया है। जरा इस डिवाइस के बारे में बताइए कि किस किस्म की डिवाइस है और हाथ के इशारे से मतलब कैसे ये ऑपरेट करती है? मेन मेरा पर्पस था ये डिसेबल पर्सन्स के लिए कि जो कोई उठकर अपनी ट्रॉली वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई और चीज अपनी व्हील चेयर नहीं कर सकते, तो वो अपने हाथ के थ्रू इजीली फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप प्रोटोटाइप मैंने बनाया था, ये किसी भी चीज में इंस्टॉल की जा सकती है और डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या। किसी किट की प्रैम में की जा सकती है या फिर कोई डिसेबल पर्सन इजीली यूज कर सकता है। जबरदस्त। अच्छा उज़ैर, थोड़ा सा बताएं अभी किस क्लास में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मजीद पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तो ज़रा पढ़ेंगे आप, मजीद पढ़ेंगे आई मीन, लेकिन इस वक्त किस क्लास में है, रूटीन क्या है आजकल? इस वक्त तो मैं ए लेवल में हूँ, बाकी आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। रूटीन का पूछे बताओगे नहीं? बाकी मैंने नहीं बताना, नहीं डिस्क्लोज नहीं करना, वो आपको मैंने कल रात भी कहा था। बाकी मैंने अपना प्रॉमिस है पेट कि रखा फिर हुआ सुबह है। पाकिस्तान आपने इस्लामाबाद आना है और फिर हमें दिखाना है भी कि क्या शाहकार आप रेडी कर इंशाल्लाह रहे हो। जरूर जरूर। ये मैं वैसे एक टीजर देता हूँ उज़ैर, क्योंकि मेरी कल आपसे बात हुई। तुम उसका सारा सस्पेंस खत्म कर नहीं, दो। सस्पेंस नहीं खत्म होगा। उज़ैर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये वाकई जब ये काम हो जाएगा तो स्पेशली वो लोग जिनके पास पेट्स हैं उनके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। उज़ैर इतना ठीक है, Dog lover, ज्यादा नहीं मैंने especially dog बताया। या श्योर, कोई मसला नहीं। अच्छा हाँ, उज़ैर, आपकी डेली रूटीन लाइफ के बारे में पूछे कि क्या कुछ चलता रहता है और माशाल्लाह इतना जहन चलता है, तो बाकी मतलब जब डेफिनेटली आप अपने मेट से मिलते होंगे, टीचर से मिलते होंगे, तो एक आई कैची होता है ना एक स्टूडेंट, तो कैसा फील होता है उस वक्त? मैं जनरली बताऊं, मैं एकेडमी ज्वाइन की है, प्राइवेटली ए लेवल कर रहा हूं, तो वहां पर जो टीचर है कंप्यूटर के, मैं कंप्यूटर उनसे देख रहा, चीजें सीख रहा था, तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने कहीं आपको देखा हुआ है। आजकल वो कोविड की वजह से हम मास्क पहन के जाता हूँ, आपको कहीं देखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं याद मैंने कहाँ पे देखा हुआ है। तो मैं भी अपने आप को, मैं ना अपनी आइडेंटिटी हाइड करके चलता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है हर किसी को बताने का, तो मैं भी बस मुस्कुरा कर उसको कह देता हूँ। बाकी टीचर्स हैं कुछ ऐसे जो सपोर्ट करते हैं, काफी यूनिवर्सिटीज के हैं, और कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सर्कल है 5-6 दोस्तों का ही हमारा, तो उनके साथ काफी अच्छी गपशप है। बाकी मैंने पेट रखा हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोजेक्ट भी उसी बेस पर है। पेट है मेरा, अपना डॉग है, उसके साथ बाकी गिटार प्लेयर हूँ, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब चीजें चलती रहती हैं टाइम के साथ साथ। अच्छा उज़ैर, ये बताओ कि माशाल्लाह इतने अवार्ड्स, इतने मेडल्स, कोई एक ऐसी तकरीब जो कि बहुत याद रही हो, कि जो अप्रिसिएशन उस तकरीब में मिली, जिस पर्सनालिटी ने वो अवार्ड या मेडल या सर्टिफिकेट दिया, अगर उस बारे में शेयर करना चाहो तो? वैसे तो अल्लाह का काफी शुक्र है कि बेशक बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह हैं, तो कभी हर अवार्ड पर प्राउड फील करता हूँ। बाकी कुछ गवर्नर का था, एक ऑनरी शील्ड उन्होंने दी थी इन द एज ऑफ 8, जब मैं 8 साल का था उस वक्त दी थी, तो उस पर काफी प्राउड फील हुआ था। गवर्नर काफी लाफिंग वे में मेरे साथ बातें वगैरह हो रही थी उस वक्त बैठकर, तो काफी वो अच्छी
मोमेंट था मेरे लिए। सही। ऐसा कोई प्लान है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ भी कोई कोलैबोरेट Collaboration, करें आप? हाँ। और ज़ाहिर है जितना आपका माशाल्लाह काम है, जितना आप नाम बना रहे हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो फिर वाकई, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो व्हाई नॉट विद आईटी मिनिस्ट्री? जब मुझे ऐसा कोई सच इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स कमर्शलाइज हों, जो लोग नहीं यूज़ कर पा रहे, कोई इश्यूज वगैरह हैं। मेरा जो मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि जो लोगों के आज के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, उन पर काम किया जाए। मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होते हैं। तो अगर साथ मिलकर कोई कंपनी वगैरह या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी काम करे, तो ये जो कमर्शलाइजेशन है, वैसे ही मेरे प्रोजेक्ट्स इजीली अवेलेबल होंगे हर किसी के लिए, हर कोई इजीली यूज़ कर सकता है। अच्छा हुजैर, आपने कहा कि आपको पहला अवार्ड जो है वो 8 साल की उम्र में मिला। जब भी आपने और इस तो तरह 7 से, इयर्स की एज में मिला था, अच्छा 7 साल की उम्र में, या 7 साल की उम्र में। बाकी 7 मैं साल आपको की उम्र में बता जाहिर सकता है हूँ जब कि 4 साल की उम्र में कंप्यूटर सीख जाओगे तो इतने टाइम में अवार्ड तो मिलेगा ना। 4 साल की उम्र से स्टार्ट किया आपने। तो ये बताएं कि घर वाले कुछ बताते हैं कि मतलब उन्होंने आपकी कुछ, मतलब होता है कि एक बच्चा, मतलब आप तो छोटी उम्र से ही इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो घर वालों को उसी वक्त ये आइडिया हो गया हो कि नहीं ये पैदाइशी साइंसदान है? नहीं, देखें, अब ये फैमिली की सपोर्ट थी जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, अगर पेरेंट्स ना होते, फैमिली ना होती, तो आज मैं इस मुकाम पर ना हो सकता। कुछ टीचर्स ही हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। पापा थे, पापा का डाटा मैं काफ़ी बार करप्ट करता था 4 इयर्स के एज में, मैंने पहले भी अच्छा। बताया हुआ है काफ़ी इंटरव्यूज वगैरह में। तो पापा ने मुझे डांटा नहीं, मुझे सपोर्ट किया। तो अगर उस वक्त मुझे डांट देते, मैं उस तरह फिर उसको हाथ ना लगाता, मेरा वो पैशन जो था वो उधर ही रह जाता। तो पेरेंट्स की सपोर्ट होती है। मम्मा थी, मम्मा No अगर doubt. खाने पीने की होती तो एकेडमी में मैं 11 बजे तक रहता था, इधर मैं कंप्यूटर की लर्निंग्स वगैरह लेता था। तो वहाँ पर नूडल्स आ जाने, होममेड शवारमा आ जाना, मुझे काफ़ी इन चीज़ों का शौक था, फास्ट फूड वगैरह का। तो वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती थी। पेरेंट्स की सपोर्ट होती, दादों की दुआएं थी, बाकी ग्रैंड पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, उसके साथ चाचू की सपोर्ट तो थी, हुजैर, सिर्फ यू द फैमिली की ओनली सपोर्ट होती सन है। या बाकी भी सिबलिंग्स? बाकी मेरी एक छोटी बहन है, लेकिन उसको कंप्यूटर से रिगार्डिंग कोई शौक नहीं, उसे फैशन डिजाइनिंग की तरफ ज़्यादा है। ओह नाइस। चलो अल्लाह करेगा वहाँ नाम बनाएगी और आप दोनों, दैट इज़ द रीज़न कि पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू एंड सो आर वी। लास्टली बस एक सवाल, मेंटोर कौन है उज़ैर का? मेंटोर काफ़ी सारे हैं। मेन तो मैं यही कहता हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। फास्ट यूनिवर्सिटी के डबल डिपार्टमेंट का ऑनरी मेंबर था, तो वहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स बने थे, काफ़ी टीचर्स थे जो मुझे हेल्प करते थे। बाकी गूगल चाचा को तो आप जानते ही, हर कोई जानता है, हर किसी का वो मेंटोर है। मेरा भी वो मेंटोर है, मैं काफ़ी चीज़ें वहाँ से सीखता हूँ। ओके, बाकी इस तरह करके पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें सीखी, चाचू से सीखी, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें लर्न कर लेता हूँ। चलें ग्रेट। और जो टीज़र मैंने दिया, थोड़ा सा आपने बताया पेट से मुतालिक, कब तक हम उस पर बात कर पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। उसके साथ एक और प्रोजेक्ट भी है, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आफ्टर आपके साथ फिर इंशाल्लाह कोई वादा collaborate कर रहे करेंगे हैं तो सुबह इंशाल्लाह पाकिस्तान के इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म से हम शेयर करेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। एंड यू हैव माई नंबर एज वेल। थैंक यू वेरी मच उज़ैर। चलें खुश रहें जी। माशाल्लाह ये वो नाम है कि वजह से पाकिस्तान है, ये वो नाम है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप देखिए कि अल्लाह ने कितनी माशाल्लाह इज्जत दी है और कितनी लगन है उनमें, और जिस तरह वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की तरफ काम कर रहे हैं, ये खूबसूरत बात है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे सेलिब्रिटी लाउंज में और एक ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उनसे मुलाकात हुई थी गिलगित में, लेकिन आज मुलाकात होगी यहाँ पर। स्टे विद अस। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया। हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर।
जी वेलकम बैक नासिर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको छोटा सा टीजर दिया था कि हम लोग सैर व सयाहत और तफरी पर बात करेंगे और इसके लिए किसी एडवेंचरस पर्सनालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसका ताल्लुक एडवेंचरस मिनिस्टर से होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे आज सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने हैं वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और स्कर्दू से इंतखाबात जीत कर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आप मेंबर बने हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ गिलगित, हुंजा, स्कर्दू की सर्दी, कहाँ इस्लामाबाद हल्की सी सर्दी। हल्की सी सर्दी। देखें जी, ये तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हम जो आप समझ लें कि मतलब उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर हमारी पैदाइश हुई है, तो हम वहाँ पे आदी हो जाते हैं इन चीज़ों के। जब वाकई में हम जब इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो बिल्कुल हमें कोई सर्दी के फील ही नहीं होता, जो बिल्कुल वेदर से नॉर्मल से ही लगता है। इस वक्त जब भी आप 2 रोज पहले आए हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या था? जी उस वक्त जब मैं जो हुंजा हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उस वक्त अल्तिट में आइस हॉकी की जो हमने शुरुआत की थी, उस वक्त तकरीबन वहाँ पे टेम्परेचर कोई -12 -12 और उस -12 में वो जो विजुअल था जिसमें बच्चियां आइस हॉकी खेल रही थी, दैट वाज वंडरफुल। इतना खूबसूरत विजुअल था। वो चित्राल की भी जी बिल्कुल चित्राल की भी थी और जीबी के अपने भी है और माशाल्लाह इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की अपनी 4 टीमें जो फीमेल्स की। अच्छा, आइस हॉकी की अपनी और ऑलमोस्ट 26 टीमें हैं आइस हॉकी की गिलगित बल्तिस्तान की। सर ये इतना अच्छा जो खेल रही थी, ज़ाहिर है बिल्कुल लाइक प्रोफेशनल्स, और क्या ज़बरदस्त वो विजुअल था। तो ये टीम्स क्या बाहर जाने का मौका भी मिलता है किसी और मुल्क में जाके प्रेजेंट करने का, या कि वसाइल की कमी है या फॉर दैट मैटर नहीं जा पाते, कोई और इशू है, यहीं पे रहते हैं सर, वो विंटर्स का इंतजार करते हैं कि कोई झील जमेगी तो वहाँ खेलेंगे? जी बिल्कुल, देखें जी ये हमने शुरू की है पिछले साल। तकरीबन हमने जब शुरू की थी तो लास्ट विंटर में हमने जो फोकस की कि हमारे पास अल्लाह ताला ने 4 ऐसे खूबसूरत सीजन्स आपको अता की है, इस इलाके को नवाजा है, जिसमें क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं। जिस तरह से मौसम सरमा की अपनी खूबसूरती है, इसी तरह से वहाँ की मौसम गर्मियों की सर्दियों की भी अपनी एक खूबसूरती है और इसके साथ साथ ऑटम की अपनी एक खूबसूरती है और स्प्रिंग जो एप्रिकॉट और चेरी ब्लॉसम की अपनी एक खूबसूरती है। हम चाह रहे हैं कि इस जो गिलगित बल्तिस्तान के जो 4 सीजन्स हैं इससे लोग फ़ायदा उठाएं, वहाँ पे आएँ, उस एटमॉस्फेयर को देखें, वहाँ की जो आब हवा है, जो खूबसूरती है उसको इंजॉय करें। यहाँ से लोग जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, तो बजाय कि आप वहाँ जाने के आपके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे आप वीजा भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, बेतहाशा आपके पास सिर्फ हिम्मत चाहिए इतनी सर्दी को बर्दाश्त करने के। तो सर अभी तो वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है और अभी आइस हॉकी के मुकाबले भी हुए हैं। इन फ्यूचर क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होने जा रही है? इससे पहले इस विंटर के मुतालिक बताइएगा और क्या क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, विंटर में देखें जी, एक तो इसमें आइस हॉकी ही नहीं बल्कि इसमें आइस क्लाइंबिंग भी है, आइस स्केटिंग भी है, आइस स्की भी है, आइस ट्रैवर्सिंग भी है, आइस क्रॉस कंट्री भी है। तो हम फोकस जो कर रहा है इस वक्त आइस हॉकी, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको हम चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान लेवल पर भी खेलें, फिर पाकिस्तान से बाहर भी ये पार्टिसिपेट करें, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जो टैलेंट वहाँ के लोगों में नेचुरली है उसको हम चाह रहे हैं कि इस वक्त इसको हम प्रमोट करें। क्योंकि जो मैं यूथ अफेयर्स को भी देख रहा हूँ तो इसके अंदर भी हम एक स्पोर्ट्स टैलेंट हैंड शो जो कामयाब जवान के थ्रू उसमें हम जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विंटर की जो स्पोर्ट्स है उस एक्टिविटी को मैंने अपनाया, जिसमें आइस स्की भी है, आइस हॉकी भी है और पोलो है, वहाँ का एक ट्रेडिशनल गेम। इसको हम चाह रहे हैं कि प्रमोट भी करें और हमारे जो टैलेंट है जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे बाहर के मुल्कों में भी। कोविड ने इन एक्टिविटीज़ को कितना हिट किया है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पिछली दफ़ा तो बहुत सारे इवेंट्स हमारे खुसूसन 4 महीने हम बैंड रहे, उससे हमें काफ़ी लॉसेस हुआ। हमारे 2-4 सीजन जो बड़े इवेंट्स थे जो कि गर्मियों के अंदर, आप तो विंटर की बात करें तो मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ, 4 हमारे मेगा इवेंट्स थे जो हमें कैंसिल करना पड़ा। बहुत ही यूनिक और मुनफरिद किस्म के इवेंट है, दुनिया का हाईएस्ट कोल्ड डिजर्ट रैली जो आपके पास है स्कर्दू में, वो सरफरंगा कार डिजर्ट रैली के नाम से हम करते थे, वो आप कर नहीं पाया। TDK जो कि एक साइकिल हमने फ्रांस से उसकी एक वो ली थी, हाई एटीट्यूड साइकिल रेस है जो कि खुंजराब तक हम करते थे, वो हमें पोस्टपोन और डिले करना पड़ा। फिर नेक्स्ट इस साल हम उसको प्लान कर रहे हैं। एक और हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट मैराथन का प्रोग्राम हमने कंसेप्ट लाया था कि जिस दफ़ा हम
वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उसे भी हमें और इसके अलावा जो पोलो वहाँ के एक आपको पता है कि बहुत ही फेमस और नेशनल गेम है, तो वो रामा पोलो फेस्टिवल के नाम से शंदूर और ये सारे इवेंट्स हमें कोविड की वजह से कैंसिल करना इस बार होंगे? नहीं, इस बार बिल्कुल हम तैयार हैं इंशाल्लाह, हम पूरी तैयारी के साथ और हर इवेंट्स को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान इस पे एंजॉय करेंगे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के भी लोग इसमें आना चाह रहे हैं तो हम इंशाल्लाह अच्छा ये बताएं सर, गिलगित के ना ड्राई फ्रूट्स बहुत ही मशहूर होते हैं, ठीक है ना, हर किसी की कोशिश होती है कि वो वहाँ से, मैंने तो बोरियां बनी हुई कच्चे चलगोजे देखे हैं, आप खरीदते हैं या आपको तोहफे आते हैं? नहीं, हम अक्सर तो आपको पता है कि वहाँ पे मिल जाते हैं आपके अपने लोकल गार्डन्स के अंदर जो लोग, हम तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारे मेहमान भी उससे फ़ायदा उठाएं और खाएं, तो वहाँ पे आपको पता है कि गर्मियों में कोई किसी को मना नहीं करता है कि बल्कि वो कहीं से भी आए। बहुतायत है सर फ्रूट के, बिल्कुल इसी तरह दिल भी इतने फरार हैं। तो फ्रूट का दरख्त, कच्चे अखरोट भी देखे हुए हैं जी, बिल्कुल कच्चे। आप जब आपके बागात में कोई भी सयाह आके खाने के लिए आपके पास, तो कोई भी मना नहीं करता है। वहाँ पे ये है कि लोगों के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक मेहमान नवाजी का जो ऐसा है हमें नवाजा है, तो हम उस पे शुक्र दैट इज द रीजन के खिंचे चले आते हैं सब वहाँ पर। सर वैसे टूरिस्ट की अगर हम बात करें 2021 फुटफॉल कितना रहा टूरिस्ट का? सर ऑलमोस्ट जो बायर लोग आए हैं वो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब है, और बाई रोड जिन्होंने ट्रैवल की है, जो कि होटल आई के नाम से हमने एक लॉन्च की है ऐप, उसके ज़रिए अभी तक जो हमने रिकवर की है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 9 से 10 लाख के करीब है। लेकिन ये तो रिकॉर्डेड है। जी जी बिल्कुल, हम फाइनल कर रहे हैं। उसके बाद हम जो अपने उस पे रहे, जो गेस्ट हाउसेस में रहे, जो होम स्टेज में रहे, वो उनका अभी तक हमारे पास इससे वो डबल भी हो सकता है, क्योंकि 4-5 महीने इस दफ़ा हम कोविड की वजह से बैंड रहे। जो पीक सीजन्स थे उसमें हमें जो है ना सयाह को रोकना पड़ा, ईद के दिनों में स्पेशली, तो इसकी वजह से इफेक्ट हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने बड़ा इससे फ़ायदा भी उठाया। वहाँ के होटल एसोसिएशन, हमारे गाड़ी के काफ़ी फ़ायदे हुए लोगों को ट्रांसपोर्ट की वजह से, माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा रहा। तो उरा साहब, अभी हमने रिसेंटली मरी में भी देखा क्या ट्रेजिडी हुई, क्योंकि सयाह बहुत ज़्यादा ऐसे इलाकों का रुख करते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है। जी। आपकी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है जब सयाह ज़्यादा तादाद में, मतलब किसी भी स्पेसिफिक स्पॉट की जहाँ पर आपको ये हो कि अच्छा यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा हो सकती है, तूफान आ सकते, तो वहाँ पे ना जाने दिया जाए? जी बिल्कुल, देखें जी, हम अगर ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतने सयाह आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास इंतज़ामात भी होनी चाहिए। बिल्कुल हम उस चीज़ से एग्री करते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा जब सीजन्स में फ्लड भी हुए, उसे बारिशों से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने सिस्टम को इस तरफ से हमने टूरिस्ट पुलिस का एक कंसेप्ट दिया है। वहाँ पे हर जगह पे टूरिस्ट पुलिस के साथ गाड़ियाँ भी वहाँ पे हैं, मोटर बाइक्स भी हैं, जो आपके किसी भी मुश्किल वक़्त में आपके साथ देने के लिए तैयार है। और हेल्पलाइन पे आप कभी भी उस पूरे इलाके में, जीबी में हमने अपना एक ट्रैफिक जो सिस्टम बनाया था, ट्रैफिक पुलिस जो टूरिस्ट पुलिस है, उनको हमने बाकायदा ट्रेन की है। फर्स्ट एड बाकायदा जो आप दे सकते हैं, जो गाड़ियों के प्रॉब्लम से वो अगर पंक्चर्स हो या गाड़ियों के लिए कोई मुश्किलात हो, तो वो बाकायदा हेल्प करते हैं और वो स्टेशन तक भी पहुंचाते हैं। वही सिस्टम अभी भी हम सर्दियों में कर रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे हम बाकायदा, अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो तो हम ट्रैफिक को अपने उसमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वहाँ पे हम रोका जाता है कि मतलब आगे ना जाएं, ये इलाका थोड़ा सा यहाँ फंस सकते हैं, तो फिर हम उसके मुताबिक हम प्री प्लान अपना जो है ना ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सर किसी भी साने से बचने के लिए। स्कर्दू एयरपोर्ट, नाउ इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या तब्दीली आने वाली है और कितना फुटफॉल बढ़ने वाला है, स्पेशली हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखें जी, फ़ायदा मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा जीबी के लोगों का ही होगा। जिस तरह से हमने पिछली दफ़ा बात की है, हज, उम्रा और ज़ियारतों की फ़्लाइटें हम वहाँ से ले सकते हैं, और वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स आप इजीली गल्फ़ तक रीच कर सकते हैं। बाहर के प्रोडक्ट आप स्कर्दू और गिलगित में भी ला सकते हैं, क्योंकि लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद तक हज के लिए या उम्र के लिए, ज़ियारतों के लिए, उनके लिए मुश्किलात भी है और खर्चे भी डबल होते हैं। यहाँ होटलों में रहना और उनके लिए छोड़ने के लिए आना, अजीज़ व अकारब का आना, टायरिंग है सर बहुत। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में हज उम्र की फ़्लाइटें जो इंटरनेशनल वहाँ से स्कर्दू से ही ली जाए। और इसके अलावा जो हमें इंटरनेशनल एक टूरिस्ट के लिए जो मौक़े फ़राहम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसमें काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम
जल्द से जल्द स्कर्दू एयरपोर्ट पे, जिसके लिए हमारे 2-3 एयरलाइंस के साथ अभी कमिटमेंट्स भी हुई है और चाइनीज़ एयरलाइंस भी आके पिछले दिनों उन्होंने भी सर्वे की है। आप नाम भी ले सकते हैं, किस किस एयरलाइन के साथ बात की है सर? गल्फ एयर के साथ और बाकायदा जो टर्किश एयरलाइंस के साथ हमारी गपशप चल रहा है, अभी तक वो फाइनल कर रहे हैं, वो खुद भी जाकर देखेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद वो। और दूसरा जो चाइनीज़ एयरलाइंस के साथ अभी हमारे जो इनकी टीम आई थी पिछले दिनों, वो उन्होंने जाके देखा है कि वो उरमची के लिए ट्रांजिट उसके लिए भी वो यूटिलाइज कर सकता है। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा हम जो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो इंटरनेशनल जो एडवेंचर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए हम इस एयरपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हो सकता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो भी हमारे लिए सूटेबल हो गई या गल्फ से या कतर से। ये बताएगा दुबई एक्सपो 2020 में गिलगित की कंट्रीब्यूशन क्या है, अब वहाँ पे किस तरह से प्लानिंग है, क्या पार्टिसिपेशन? जी बिल्कुल, हम पूरा 1 महीना हमारे पास पार्टिसिपेशन के लिए हम गिलगित प्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे फरवरी का जो पूरा महीना होगा वो गिलगित बल्तिस्तान का नाम होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लेकिन मैं आपको एक चीज़, पाकिस्तान के पवेलियन में अब तक जो भी आपको वहाँ पे देखने को चीज़ें मिलेंगी वो गिलगित बल्तिस्तान की होंगे। ऐसे है, ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान के रंग वहाँ पर मौजूद हैं। सर अभी तो विंटर्स हैं, वैसे ही रूट बंद है, बट कोविड की वजह से पहले से ही रूट बंद है। तो चाइना के साथ ये जो रोड का रूट बंद है, इसकी वजह से लाइफ कितनी मुतासर हुई है? बिकॉज बहुत से ताजिर ज़रा डिपेंडेंट होते हैं उस रूट पर, तो उस पर थोड़ा बताइएगा कितना मुतासर हुआ। दूसरा कि क्या अपडेट है सर, क्या अब आने वाले दिनों में आफ्टर द विंटर्स हम ये देखेंगे रूट खुलता हुआ? जी बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने हमने इनके साथ कोई सिटिंग की थी, डिस्कशंस भी हुए हैं उसके ऊपर, चाइनीज़ टूरिस्ट के ऊपर भी हमने डिस्कस की थी। जिस तरह से हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बॉर्डर पास के ज़रिए वहाँ के 2 सूबों में हमें एंट्री है, इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि चाइना की जो इस वक्त 40 से 50 लाख जो ट्रैवल करते हैं कुंजराब तक, चाइनीज़ जो टूरिस्ट हैं जो बाई रोड ट्रैवल करते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम उनको लिमिटेड उसमें जीबी के अंदर भी जो है ना उनकी अप्रोच करवाएं। चाइनीज़ विदाउट वीज़ा गिलगित तक आएंगे बॉर्डर पास के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने हमें अलाउड किया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऑन अराइवल भी हो वीज़ा वहाँ पे बॉर्डर पास। जी बिल्कुल, और वो टूर गाइड के जरिए जीबी के अंदर कोई 1 वीक का या 3 डेज का, जिस तरह से वो आना चाहते हैं कि में कहीं पर भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ट्रेड के हवाले से आपको मैं बताता जाऊँ, वाकई में एक बड़ा इशू रहा पिछले दिनों का, कई सालों से कोविड की वजह से, इस बॉर्डर के क्लोज होने की वजह से हमें जो सफ़र कर रहा, जो प्राइसेस हैं जो हम वो काफ़ी डबल हो चुके हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रूट को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। अभी भी पिछली दफ़ा हमने कुछ ट्रैक्स तो यहाँ से थ्रू करवाया था, लेकिन मौसम की वजह से फिर से बैंड उसको क्लोज़ करना पड़ा। वहाँ पे 5 दिन के लिए ओपन होता है ये जो वीकली, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड के लिए बेशक 5 दिन रहे, लेकिन आम जो टूरिस्ट है जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं चाइना, जो चाइना से आए, वो 7 डेज अ वीक ओपन रहे। हमने इनके एम्बेसडर से भी बात की है और हम पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स से भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को पॉसिबल किया जाए। जरा ये भी बताइएगा कि नॉर्मली हम लोग तो यहाँ पे अपनी इसी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी जी। आप चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में रहते भी हैं, एक आम शहरी गिलगित बल्तिस्तान का इस स्नो के मौसम में, इतनी सर्दी के मौसम में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है? लोगों की रूटीन लाइफ क्या होती है? देखें जी, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है उनकी। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई असर नहीं होता बर्फ़ की वजह से। -20 में भी लोग अपने लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके होते हैं। आपने देखा होगा इस इवेंट के ऊपर फैमिलीज़ भी वहाँ बैठे हैं, जो लोकल बच्चे भी बैठे हैं, रात 12 बजे तक बैठे रहते हैं। उस लास्ट टाइम हमारा फाइनल था इस हॉकी का, तकरीबन इट वाज -18 to 20, बट आपने वहाँ की क्राउड जो मोर देन 3000 पीपल्स लोकल्स भी थे। जी बिल्कुल, और डोमेस्टिक्स यहाँ से नेशनल पाकिस्तानीज भी आते हैं वहाँ पे, एंजॉय करते हैं हर चीज़ को वहाँ पे, क्योंकि सर्दियाँ तो इंसान के ऊपर, जब आप उस माशरे में जब रहते हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान, मतलब इनके गिलगित बल्तिस्तान के तो लोग उस मौसम के आदी हैं, लेकिन इसके बावजूद कितना जो टूरिस्ट है वो जाता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल या इस तरह की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए? जी, इन फेस्टिवल्स में अभी भी तकरीबन 10 से तकरीबन 15% लोग डोमेस्टिक है वहाँ पे। मैंने खुद देखा, मैं खुद भी मिला हूँ। हमारे स्टार्स भी है इस वक्त, टीवी के भी हैं और फिल्म के भी बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे, आते हैं, एंजॉय करते हैं इस मौसम को। जबरदस्त है सर, यहाँ से जो जाएगा वो इस मौसम को एंजॉय तो करता है। अब मुझे थोड़ा सा बताएं सर, आप अपनी लाइफ से मुताल्लिक, आप
वहाँ सर्दी में कभी घबराते हैं या कि आप भी आदी हैं? नहीं, मैं तो इंजॉय करता हूँ। बर्फ के गोले बना के मारते हैं कभी किसी को? बिल्कुल बिल्कुल मारते हैं, फैमिली के साथ, खुसूसन बच्चों के साथ बड़ा इंजॉय करता हूँ। देखें जी, एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ, इंसान ज़हनी तौर पर तैयार रहे तो आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप कहें जी यार ये सर्दी, ये तो फिर रूटीन की चीज़ है, गर्मी हो, आप जैसे 50 में भी रहें टेम्परेचर, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, तो हम सर्दियों में भी अगर आप जहनी तौर पर तैयार रहें, मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ से जाएं तो आप इंजॉय करने के मूड से जाएं तो आप उस सर्दी को बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन कहेंगे यार वहाँ जाके इतनी ठंड होगी, वहाँ पे जाके मैं कैसे फिर वो डबल इंसान फील करता है। तो मैं यही कहूँगा हर किसी से कि आप फील करें कि आप इस मौसम के आदी हैं। यहाँ पे तो रवाज है, जरा सी बारिश हुई हमने पकौड़ों का इंतजाम कर लिया और ये कर लिया। गिलगित के लोग ज्यादा क्या खाना पीना पसंद करते हैं अगर बर्फबारी हो जाती है? जी बिल्कुल, वहाँ पे एक तो ड्राई फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल होता है घरों के अंदर बैठकर। एक है सर, एक हमारा वहाँ पे एक कल्चर जो सूप टाइप का होता है कि जिसे हम कहते हैं कि गिलगित में मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ ज़बानें हैं। मैं बल्ती में कहूँ तो भले, और गिलगित की ज़बान में कहूँ तो डोडो का। डोडो सूप तो मेरा फेवरेट है। जी, बिल्कुल, बहुत मजे का होता है। अच्छा, so many times। डोडो के अंदर भी 2-3 किस्म के सूप बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको हम ज्यादातर यूटिलाइज करते हैं सर्दियों में, ताकि वो हीटिंग और उसमें ऐसा क्या डला होता है जो आम सूप से थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है? सर ये आप ही बताएं। देखिए, ये एक तो यखनी में बना होता है या तो बीफ या मटन की, ताकि उसमें जो आपको पता है कि जो और इसके अलावा गरम मसाले होते हैं, और उसमें एक होता है होल व्हीट सूप होता है, उसमें उसके अलावा जो बनती है 2-3 किस्म के सूप्स हैं, उनके अपनी जो प्रोटीन और हाई उसके लिए भी है, और उसके काफ़ी प्रोटेक्शंस है। और उसमें बस ऐसे ही जैसे आपने एक रोटी को बेला है और उसको फिर आपने ऐसे नूडल्स की तरह काटा है और फिर उसमें डाला है जी, तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। अच्छा, वो सूप में डालते हैं? जी, वो नूडल सूप की तरह होता है, लेकिन उसमें मैंने बताया ना कि 2-3 किस्म के वैरायटीज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। व्हिच इज योर मोस्ट फेवरेट? व्हीट, जो होल व्हीट होता है, जो कि सूप कहते हैं, जिसे हम दूबले कहते हैं, जो बड़ा काफ़ी फेमस है गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त। तो उसको हम ज़्यादातर सर्दियों में ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। ऑफिस के अलावा वक्त मिलता है घर वालों के साथ बैठने का, गपशप लगाने का, घूमने फिरने का? एक वक्त कम मिलता है एज अ मिनिस्टर। बहुत कम, यही सबसे बड़ा एक इशू रहता है। घर में आते हैं जी, बिल्कुल करा करते हैं जी, आप तो बस इस वक्त पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर है, आपके पास टाइम ही कहाँ होते हैं कि हम घर वालों के लिए या बच्चों के लिए कोई टाइम दे सकें। ये वाकई में एक बड़ा हम। तो आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देखें, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान आप देखा जाए तो काफ़ी बड़ा इलाका है, जिसमें गिलगित हमारा हेडक्वार्टर है। स्कर्दू में भी टाइम देना होता है, क्योंकि मेरा वहाँ पे भी साइड ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी, क्योंकि मेरे पास जो मिनिस्ट्रीज हैं स्पोर्ट्स, कल्चर, टूरिज्म के अलावा आर्कियोलॉजी, म्यूजियम एंड यूथ अफेयर्स, तो इन सब को मैंने देखना होता है। तो मुझे काफ़ी टाइम, मैं ट्रैवल में रहता हूँ, सारे मुझे मजाक उड़ाते रहते हैं, तू कभी यहाँ होते हैं तो इस्लामाबाद होते हैं, तो स्कर्दू से गिलगित। तो बाकी फैमिली की तरफ से काफ़ी शिकायत और कंप्लेंट रहता है कि टाइम नहीं दे पाता। बाकी और शिकायत को हल करने के लिए फिर क्या करते हैं? गिफ्ट लेकर जाते हैं जब भी कहीं से जाते हैं? कोशिश करता हूँ कि जब जाएं तो उनके के साथ कहीं एक दिन के लिए हो या 1 घंटे के लिए तो आउटिंग पे निकलें, या बच्चों को साथ लेकर चलें कहीं पे, इनके साथ कुछ वक्त बिताएं। लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हल्के के ऊपर हो। सही सर, अमूमन ऐसा होता है कि अगर हम लाहौर से हैं तो कहते हैं कि खलीफा की किताइयाँ ले आना, हम कराची गए हैं तो कोई कहता है कि ना फलानी जगह की निम्को ले आना, मुल्तान गए तो सोन हलवा ले आना। जब गिलगित से आप आ रहे होते तो दोस्त यारों की तरफ से कोई ना कोई कॉल आती है? जी बिल्कुल, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वहाँ के ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा जो मोस्टली डिमांडिंग कॉल किस चीज़ की, किस ड्राई फ्रूट के लिए होती है? केलाव, इसके अलावा जो खुबानी और केलाव, वो जो इसमें अंगूर के पानी में जो सुखाते हैं अखरोट को, नट्स को, दैट्स लवली। आपको खुद भी पसंद है वो? जी जी बिल्कुल, मैं भी शौक से। कभी बचपन में ऐसे हुआ बैठ के खुद भी परोया और बनाया हो? जी काफ़ी। अच्छा। जी जी बिल्कुल, हम शौक रखते हैं इन चीज़ों में। फैमिली के साथ जब बैठते हैं तो कभी गैदरिंग में ये चीज़ें। फिर सर्दियों में एक तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अंगीठियाँ जलती है घर के अंदर, उसके अंदर तो पूरा फैमिली बैठा होता है कि वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं अंगीठीज़ के ऊपर। तो उसमें ये कि बहुत सारी चीज़ें आप जॉइंट फैमिली के अंदर कर रहे होते हैं, कि इस तरह से चाय बन रही होती है या इस तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं। अब
तमाम एक्टिविटीज में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी, ऐसा कौन सा टाइम होता है जो करके आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? What is that one thing? सबसे जो मैं अपनी जाती तौर पर ज़ाती जो ज़िंदगी के बताना चाहूँगा, किसी भी जगह पर जाकर किसी गम या खुशी में इंसान अगर प्रेजेंट कर जाए, किसी के चेहरे पर आपकी वजह से कोई मुस्कुराहट देख सकें दूसरे के चेहरे पे, ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा और ये मेरा कामयाब तरीन दिन होता है। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अपने माँ से सबसे ज़्यादा, बच्चों से, फिर बच्चों में से जो सबसे छोटा होता है वो तो आपके वैसे लिए बहुत लाडला होता है। चलो ये वैसे आज क्लैरिटी आपने भी दे दी है कि जो सबसे छोटा है आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर में अक्सर ये गला कीला किया जाता है, आप सबसे बड़ी हैं, घर वाले आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे बड़े भाई तो यही कहते हैं मैं छोटा हूं तो सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही मिला है। तो ये होता है सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात एक बार फिर करके। गिलगित में हुई थी लालकजान स्टेडियम में, आज मुलाकात यहाँ सेट पर हुई। नाज़रीन वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात कल करेंगे, बहुत सा ख्याल रखिए। आज का सेगमेंट कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्लान कीजिए इस विंटर गिलगित जाने का, क्योंकि ज़ाहिर है वहां की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। पहले कि एनसीओसी से कोई ना कोई एडवाइजरी जारी हो जाए। पहुंचो गिलगित भागो। हम यहाँ से भाग रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़।